स्वागत तो करो हमारा। Hello and welcome back to a new video with a new chapter that is locomotion movement। ये चैप्टर में हम मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ मसल्स और बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। मसल्स की बात करें तो हम उसके कंट्रैक्शन और उसके रिलैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके इंटरनल जो काम होते हैं वो कैसे हमारे बॉडी के लिए हेल्प करते हैं वो पढ़ेंगे। फिर अगर बोन में आ जाए, स्केलेटल सिस्टम में आ जाए, तो उसमें पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, कौन सी जगह में कितने बोन हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, एक्सल स्केलेटन क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे आज। और अगर मैं संक्षिप्त तरीके से कहूँ तो आज हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो एक छोटे से इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। तो अभी हम जो चैप्टर है लोकोमोशन मूवमेंट उसके बारे में देखेंगे, लेकिन चैप्टर के डिटेल में जाने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो लोकोमोशन है और मूवमेंट है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो पहले वो जानते हैं एक एनिमेटेड वीडियो के साथ। तो अगर हम मूवमेंट की बात करें तो अगर आप अपना लोकेशन चेंज ना करके अगर कोई वर्कआउट कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ को उठा रहे हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहे हैं, तो उसे हम मूवमेंट कहते हैं। लेकिन अगर आप अपना लोकेशन या फिर अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर दौड़ रहे हैं, अगर स्विम कर रहे हैं, चल रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं, तो उसे हम लोकोमोशन कहेंगे। तो अभी हमने ये तो जान लिया कि लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन अभी हम जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट है उसके बारे में जानते हैं। जो मूवमेंट है उसके 3 टाइप आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एक तो है एमोबॉइड मूवमेंट, एक है सिलेरी मूवमेंट और एक है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट की बात करें तो वो तो हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है, तो वो अभी लिख के भी फ़ायदा नहीं है, पूरे चैप्टर में तो वही पढ़ना है। अभी हम एमोबॉइड और जो सिलेरी है उसके बारे में देखते हैं। एमोबॉइड की बात करें तो ये हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट्स। मैक्रोफेज मतलब मैंने आपको बताया था एक सेल्स होते हैं हमारे टिश्यू के अंदर, मैंने आपको एनिमल टिश्यू चैप्टर में बताया था। और ल्यूकोसाइट्स मतलब आपके बॉडी में WBC आपने पढ़ा होगा, जो हमारे बॉडी को इम्यून देते हैं, फिर बचाते हैं कोई एक्सटर्नल कोई वायरस से। तो एक है मैक्रोफेज, एक है ल्यूकोसाइट जिसे हम WBC कहते हैं, उसके अंदर एमोबॉइड मूवमेंट होता है। ये जो मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट्स है उसके अंदर सीडोपोडिया फॉर्म्ड होते हैं, जैसे कि एमोबॉइड में भी होते हैं। तो सेम है, इसमें सीडोपोडिया फॉर्म्ड होते हैं और साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है ये हम अच्छे से आपको पता चलेगा जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, जब सेल साइकिल नहीं सॉरी जो सेल फंक्शंस जो चैप्टर है हमारा बॉटनी में, वहाँ पे आपको ये अच्छे से पता चलेगा क्या होता है। और अब इतना जान लीजिए कि इसमें सीडोपोडिया फॉर्म्ड होते हैं और ये इसमें माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी हम सिलेरी जो मूवमेंट है उसमें आ जाएँ तो कोई भी अगर जगह पे सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट हुआ, क्या होता है मैंने आपको बता दिया है एनिमल टिश्यू चैप्टर में, तो वहाँ पे सिलेरी मूवमेंट होगा। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एनसीईआरटी के जहाँ पे मतलब एनसीईआरटी में दिया गया 2 जगह प्रेजेंट होता है। एक तो आपके ट्रेकिया में और एक एफआरटी में। एफआरटी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अगर ट्रेकिया की बात करें तो जब हमारे नोज या फिर नजल ट्रैक्ट में अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स आ गया, कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गया, तो उसे बाहर निकालने के लिए हमारा ट्रेकिया इन्वॉल्व होता है टू रिमूव डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स। तो नाक से हम जब छींक लेते हैं तो क्या होता है हमारा डस्ट पार्टिकल्स बाहर आता है ना। तो कैसे आता है सिलेरी मूवमेंट्स के तरह से, सिलेरी मूवमेंट्स की वजह से जो ट्रेकिया होता है वो डस्ट पार्टिकल को बाहर निकाल देता है। अगर एफआरटी की बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, तो उसमें जो एग या फिर जिसे ओवा भी कहते हैं उसके मूवमेंट जो होता है उसमें भी सिलेरी मूवमेंट हेल्प कराता है। मस्कुलर तो पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे ही। अभी हम अपने जो नेक्स्ट एक पार्ट दिया आपके एनसीईआरटी में जो कि है फ्लैजेलर मूवमेंट। ये क्या होता है फ्लैजेला, जिसमें मतलब फ्लैजेला भी एक सीलिया टाइप का ही है, लेकिन ये सीलिया से थोड़े से लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। जिसका मूवमेंट बॉडी में कहाँ कहाँ काम आता है, फिर कहीं बाहर के ऑर्गेनाइजम्स में कैसे काम आता है वो देखते हैं। एक तो स्पर्मेटोजोआ जो है उसके स्विमिंग में काम आता है, एक वाटर करंट की मेंटेनेंस में काम आता है, एक कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, मतलब मैंने आपको एनिमल किंगडम में बताया था कि जो पोरीफेरा है उसके अंदर कैनाल सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम। तो उसके कैनाल सिस्टम में भी फ्लैजेलर मूवमेंट काम आता है। अभी जो लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआस लाइक यूग्लेना के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, तो उसमें भी जो लोकोमोशन होता है वो फ्लैजेलर मूवमेंट से ही होता है। अभी हम मसल्स की तरफ आते हैं, उसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं।
जो स्टडी ऑफ मसल्स होता है उसे हम मायोलॉजी बोलते हैं या फिर सार्कोलॉजी बोलते हैं। अब एक चीज़ याद कीजिए, मतलब एक चीज़ याद कीजिएगा कि जो मायो वर्ड है या फिर जो सार्को वर्ड है वो कहीं भी आ जाए तो वो मसल्स को ही डिनोट करेगा। ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। मेसोडर्मल मतलब मैंने आपको बताया था कि 3 जर्मिनल लेयर होते हैं, एक एक्टो, एक मीजो और एक एंडो। तो अगर वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है तो मसल जो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, एक्सेप्ट मसल्स ऑफ सिलेरी बॉडी एंड आइरिस। आइरिस और सिलेरी बॉडी जो हमारे आई में पाए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब न्यूरॉन्स चैप्टर आएगा, तो उसमें मेसोडर्मल ओरिजिन नहीं होता। हमारे बॉडी का जो 40 to 50% वेट होता है वो मसल से आते हैं। इसके कुछ और कैरेक्टर्स जान लेते हैं, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो मसल्स होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक हमारा होता है एक स्ट्रेटेड या फिर स्केलेटल बोल सकते हैं, एक स्मूथ कह सकते हैं या फिर एक कार्डियक कह सकते हैं। उसकी तरफ आते हैं। स्ट्रेटेड या फिर स्केलेटल मसल्स को देखते हैं। ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये इसके अंदर मतलब इसको स्ट्रेटेड या फिर स्ट्रिप्ड मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसवर्स लाइंस प्रेजेंट होते हैं। टीएल मतलब क्या, ट्रांसफर लाइंस। इसमें जो ट्रांसवर्स लाइंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेटेड और स्केलेटल मसल्स कहा जाता है, मतलब स्ट्रेटेड या फिर स्ट्रिप्ड मसल्स कहा जाता है। ये लोकोमोटरी एक्शंस में हेल्प कराते हैं हमको। ये बॉडी पोस्चर चेंज कराने में हमको हेल्प कराते हैं और ये वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर स्केलेटल मसल है तो उसको वॉलंटरी मतलब वो अपने विल पावर से उसको हिला सकता है, मतलब उसको मूवमेंट करा सकता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जो बॉडी का जो हाथ है, अपने हाथ को आप हिला सकते हैं, मतलब मूव करा सकते हैं अपने मर्जी से, अपने विल पावर से, क्योंकि वो एक स्केलेटल मसल है। जो हमारा स्मूथ मसल होता है वो इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बाहर अराउंड होता है, और कार्डियक मसल तो आपको पता होगा हार्ट के अराउंड होता है, तो उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो इनवॉलंटरी हो जाएंगे। लेकिन जो हाथ है, जो पैर है, तो वो तो आप कंट्रोल कर सकते हो ना, तो इसी के लिए इसको वॉलंटरी कहा गया। अभी हम हमारे जो विसरल या फिर स्मूथ मसल की तरफ आते हैं, तो ये इनवॉलंटरी होता है, मैंने अभी आपको बताया। अब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, विल पावर से कंट्रोल नहीं हो सकता। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये इनर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, इनर वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स, जैसे कि एलिमेंट्री कैनल प्रेजेंट होंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होंगे। इसके बारे में थोड़ा और भी डिटेल है जो अभी हम पढ़ेंगे। एक बार हमारा स्केलेटल मसल बहुत डिटेल में कंप्लीट हो जाए उसके बाद। कार्डियक की बात करें तो ये भी इनवॉलंटरी होता है और ये हार्ट के अराउंड पाया जाता है। अभी हमने इतना तो जान लिया। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे जो स्मूथ मसल और जो कार्डियक मसल है इसके बारे में हम डिटेल तो पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हमारा जो स्केलेटल मसल है उसके डिटेल होने के बाद। तो अभी हम चलते हैं जो स्केलेटल मसल है उसकी डिटेल्स जानते हैं। तो अभी हम हमारे स्केलेटल मसल्स उसमें आ जाते हैं। तो स्केलेटल मसल्स की बात करें तो आपको पता होगा यहाँ पे एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है कि जो हमारा मसल्स होता है वैसे लॉन्ग होता है, लॉन्ग और स्लेंडर होता है। तो देखिए ये तो हमारा बोन है, ये बोन है, ये मसल है, ये मसल। और मैंने आपको बताया था कि बोन को मसल से कौन जोड़ता है, ये एक पार्ट है या फिर एक सेगमेंट आप बोल सकते हैं, इसको जोड़ता है टेंडन। मैंने आपको बताया था, आपको पता भी होगा अगर आपने मेरा एनिमल टिश्यू लेक्चर नहीं देखा तो ठीक है। और ये जो हमारा मसल है उसके अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं और इन्हीं मसल बंडल से हमारा मसल बना होता है। तो इसको अगर हम इसी मसल को ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें, मतलब ये वाला अगर मसल है तो अगर हम इसे बीच में काट दें और इसको ऊपर से देखें ट्रांसवर्स सेक्शन से, तो उसका एक डायग्राम है। ये देखिए, ये जो हमारा जो वाइट कलर से बना हुआ है ये है हमारा मसल, ये हमारा आउटर लेयर है जो मसल है। और मसल के अंदर मतलब मसल के अंदर होता है मसल बंडल्स, और मसल बंडल्स ही बहुत सारे मसल बंडल्स से मिलके एक मसल बनाते हैं। इसी मसल बंडल्स को हम फेसिक्यूली कहते हैं, फेसिक्यूलाई। जो फेसिक्यूलाई होते हैं उनके बहुत सारे फेसिक्यूलाई मिलके एक मसल बनता है और बहुत सारे मसल फाइबर्स मिलके एक फेसिक्यूलाई बनते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर में बना है वो है फेसिक्यूलाई, और उसके अंदर जो पर्पल कलर है वो है मसल फाइबर्स। और यही मसल फाइबर्स बहुत सारे मिलके बनाते हैं हमारे मसल बंडल या फिर जिसे फेसिक्यूलाई कहते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में एक ब्लू कलर का एक आउटर लेयर है, तो ये कवरिंग। तो अगर कवरिंग की बात करें तो देखते हैं जो हमारा मसल है उसका जो कवरिंग होता है उसे हम एपीमाइसियम कहते हैं। एपीमाइसियम। जो हमारा फेसिकुला या फिर मसल बंडल कहते हैं उसका जो आउटर लेयर है उसे हम कहते हैं पेरीमाइसियम। और जो हमारा मसल फाइबर है उसके जो आउटर लेयर है उसकी बात करें तो उसे कहते हैं एंडोमाइसियम। तो ये जो हमने तीनों के बारे में पढ़ा, तीनों लेयर के बारे में पढ़ा, एक एपीमाइसियम, एक पेरीमाइसियम, एक और है एंडोमाइसियम। ये सब कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के लेयर होते हैं। मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, यही उनके बारे में है, मतलब यही उनके आउटर कवरिंग बनाते हैं। तो अभी हमने जो ये देखिए मैनी मसल फाइबर मिलके फेसिकुलाई बनाते हैं और मैनी फेसिकुलाई मिलके मसल बनाते हैं। तो अभी हमने जो मसल फाइबर के बारे में पढ़ा उसको अगर हम जूम करें, मसल फाइबर को अगर जूम करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर जो पार्ट है ये देखेंगे। अगर हम जो मसल फाइबर है उसको अगर जूम करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। जो मसल फाइबर होता है वो कुछ हद तक सिलिंड्रिकल होता है या फिर आप उसे ट्यूबुलर भी कह सकते हैं। ये देखिए ये कैसे सिलिंड्रिकल है, ये देखिए सिलिंड्रिकल होता है, या फिर आप इसे ट्यूबुलर भी कह सकते हैं। ये जो हमारा मसल फाइबर है ये अनब्रांच्ड होता है और लॉन्ग होता है। ये जो ब्लू कलर का बाहर देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये एक्चुअली उसका न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस होता है वो उसके पेरिफेरल एरिया में होता है, पेरिफेरल मतलब कॉर्नर एरिया में। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है न्यूक्लियस। उसके मेन जो चीज़ के बारे में बात करें तो ये है उसके अंदर जो फाइबर्स लगे हुए हैं, ये देखिए दूसरे कलर से मैं बना दे रहा हूँ। हाँ, ये जो फाइबर्स आप देख रहे हैं ये वाला जो तीन फाइबर्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। मैंने अभी 3 बनाए हैं। ये जो फाइबर्स हैं ये मायोफाइब्रिल से बने होते हैं और ये मायोफाइब्रिल मायोफिलामेंट से बने होते हैं। और ये मायोफिलामेंट 2 फिलामेंट से बने होते हैं, एक थिक फिलामेंट और एक थिन फिलामेंट। इसके बारे में बहुत अच्छे से हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो पार्ट है उसमें। लेकिन इतना जान लीजिए, थिक फिलामेंट को हम लोग मायोसिन कहते हैं जो कि एक प्रोटीन होता है, और जो थिन फिलामेंट है उसे हम ये कहते हैं एक्टिन। हाँ, जो थिक फिलामेंट जो मायोसिन कहते हैं और थिन फिलामेंट को एक्टिन कहते हैं। जो अगर हम मसल फाइबर के बाहर के लेयर्स के जो सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो उसे सार्कोलेमा कहते हैं, जो कि कोलाजन फाइबर से बना होता है। और इसके जो अंदर के जो लिक्विड पार्ट है, फिर जो एम्प्टी पार्ट होता है, फ्री स्पेस जो होता है, उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अब अगर आप देखेंगे तो इसके जो फाइबर्स जो अरेंज्ड है इसके अंदर, ये लाइट और डार्क बैंड जैसे दिख रहे हैं। मतलब एक जगह ये वाला देखिए डार्क है, फिर लाइट आ जा रहा है, फिर डार्क है, फिर लाइट आ जा रहा है। ये सब क्यों है? इसको और जूम करके देखना पड़ेगा। और इसके और अगर जूम करेंगे तो एक सार्कोमियर का बनेगा, एक सार्कोमियर का एक पिक्चर आपके दिमाग में आएगा। तो ये स्ट्रक्चर सार्कोमियर, ये देखिए यही है सार्कोमियर। तो ये देखिए, ये जो हमारा थिक और थिन फिलामेंट मैंने अभी आपको जो बताया जो कि माइक्रोफिलामेंट के होते हैं, वो प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं। मतलब कैसे अरेंज्ड होते हैं अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर में। ये देखिए अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर में आ चुके हैं। ये सेम है, देखिए ये थोड़ा लाइट बैंड है, डार्क बैंड, ये लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड और लाइट बैंड, ये सेम है पूरे इसके तरह। ये देखिए यहाँ पे जैसे डार्क लाइट, ये भी सेम, मतलब उसको और थोड़ा जूम किया गया ताकि सार्कोमियर का डायग्राम आपके सामने आ सके। तो अगर इसकी बात करें तो जानते हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है। जो लाइट बैंड है मैंने अभी आपको बताया, रुकिए मैं थोड़ा अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। हाँ, जो लाइट बैंड है मैंने आपको बताया उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिन कहते हैं। और जो डार्क बैंड है उसे हम क्या कहते हैं, मायोसिन। ठीक है, अभी एक्टिन और मायोसिन कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या क्या काम होता है, ये तो हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में जानेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा देखते हैं दूसरा चीज़। ये जो हमारा एक लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये वाला, ये टोटल लाइन और ये लाइन, इसे हम जेड लाइन कहते हैं, जेड लाइन। और इसी जेड लाइन के अंदर
हमारा जो एक्टिन है वो प्लेस्ड होता है जेल लाइन पूरा बीचों बीच होगा, और उसके पूरा बाय टू मतलब जेल लाइन पूरा बीचों बीच होगा, और उसके बिहाफ पे ही हमारा जो एक्टिन है वो प्लेस्ड होगा। और आप देख सकते हैं कि जो एक्टिन और मायोसिन है एक प्रॉपरली अरेंज्ड एक अल्टरनेट ऑर्डर में प्लेस्ड है हमारे सार्कोमियर के अंदर। और आप देख सकते हैं एक जो हमारा मायोसिन है, फिर जो हमारा थिक फिलामेंट है, उसमें भी एक लाइन बना हुआ है। ये भी एक इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं आप। ये होता है एम लाइन। तो एम लाइन एक होता है जो कि हमारा मायोसिन के बीचों बीच होता है। अभी हम देखते हैं कि जो कुछ बैंड्स के बारे में जानते हैं। वो बैंड मतलब जिसमें सिर्फ हमारा मायोसिन आता है, जिसमें सिर्फ थिक फिलामेंट आता है, उसे ए बैंड कहते हैं। और जिसमें खाली एक्टिन आता है या फिर जो थिन फिलामेंट आता है, उसे हम आई बैंड कहते हैं। इतना तो होगा, ए बैंड और आई बैंड के बारे में हमने जान लिया। अभी और कुछ देखते हैं। ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? इतना जगह जो ओवरलैप हुआ है, मतलब जो भी एक्टिन मायोसिन को ओवरलैप किए हैं, मतलब वो इतने प्लेस में क्या है, इसे कहते हैं हम ओ जोन। ओ जोन मतलब ओवरलैपिंग जोन। जो एक्टिन मायोसिन को ओवरलैप किए हैं वो ओवरलैपिंग जोन या फिर ओ जोन कहते हैं। और ये प्लेस क्या है? जो ओवरलैप नहीं किया है, खाली है, इसे कहते हैं एच जोन। एच जोन क्या होता है? एच जोन आप तो उसका एक नाम भी है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने। एच जोन मतलब हेंसस जोन होता है, लेकिन आप एच जोन को सिर्फ एच जोन याद कीजिए क्योंकि एनसीईआरटी में हेंसस दिया नहीं है। अब इतना जानने के बाद हम सार्कोमेर के बारे में जानते हैं। सार्कोमेर क्या होता है? दो सक्सेसिव जेड लाइन, मतलब ये जेड लाइन है, ये देखिए, और दो सक्सेसिव जेड लाइन में सार्कोमेर होता है। और जो सार्कोमेर है उसे क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन। जब मसल कंट्रैक्शन होता है उसकी जो फंक्शनल यूनिट होता है उसे हम सार्कोमेर कहते हैं। और सार्कोमेर में क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, A+2 × ½ I = AI। मतलब एक सार्कोमेर के अंदर, मतलब ये देखिए एक सक्सेसिव सार्कोमेर है, एक सक्सेसिव जो जेड लाइन है उसके अंदर, उसको हम सार्कोमेर कहते हैं। तो ये देखिए उसके अंदर ए बैंड पूरा एक ए बैंड आ रहा है, प्लस आधा आई बैंड आ रहा है, आधा आई बैंड आ रहा है। मतलब ए तो पूरा आ रहा है, प्लस हाफ आई बैंड दो आ रहे हैं। तो 2 × ½ आई बैंड, अगर 2 हमने काट दिया तो A+I बचेगा। मतलब एक सार्कोमेर के अंदर एक ए बैंड होगा और एक आई बैंड होगा। ये तो एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यही होता है स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेर। अब अगर हम इसी चीज़ को और जूम करके देखें तो हमें ऐसा एक डायग्राम दिखता है। इसमें हमको पता चलता है कि एक जो हमारा थिक फिलामेंट होता है उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ होते हैं 6 थिन फिलामेंट। 1 मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट। हाँ, मैंने आपको बताया था कि थिक को मायोसिन और थिन को एक्टिन कहते हैं। तो सेम यहाँ पे लिखा गया कि एक मायोसिन के चारों तरफ सराउंडेड होता है 6 थिन फिलामेंट। ये आप कैसे याद कर सकते हैं? अगर कोई हट्टा कट्टा आदमी है, उसको अगर पकड़ना होगा तो हमें ज़्यादा बंदे चाहिए होंगे, तो 6 एक्टिन फिलामेंट चाहिए होगा। और अगर एक हम थिन फिलामेंट की बात करें, ये देखिए ये एक थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है। अगर एक थिन फिलामेंट की बात करें तो देखिए ये वाला, ये हमारे 3 ठो थिक फिलामेंट से सराउंडेड है। 1 एक्टिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 3 एक्टिन फिलामेंट, सॉरी ये एक्टिन नहीं, 3 मायोसिन फिलामेंट। तो सेम लिखा गया। अगर कोई पतले आदमी को आपको पकड़ना है तो 3 लोग भी काफ़ी हो जाएंगे। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि कितने सराउंडेड होते हैं। अभी हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ए बैंड, आई बैंड, एच जोन, ओ जोन। एच जोन मैंने आपको बताया कि ऐसा जोन जो कि ओवरलैप नहीं हुआ है। आई जोन मतलब ऐसा जोन जिसमें जो ए बैंड है फिर जो मायोसिन है वो एक्टिन से ओवरलैप नहीं हुआ है, तो एच जोन कहते हैं। ओ जोन मतलब जो ओवरलैप हुआ है वो उसे ओवरलैपिंग जोन कहेंगे। आई बैंड और ए बैंड की बात करें, आई बैंड को आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मोनो रिफ्रैक्टिव होता है पोलराइज्ड लाइट में। जो पोलराइज्ड लाइट होता है, जो हमारा पोलराइज्ड लाइट होता है, इसमें ये मोनो रिफ्रैक्टिव होता है। कौन होता है? जो आई बैंड होता है वो, इसीलिए उसे आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। और जो ए बैंड की बात करें वो नहीं होता, मोनो रिफ्रैक्टिव नहीं होता, इसलिए उसे एनआइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। अभी आपने इतना जान लिया। अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मतलब अभी हम जो एक्टिन और मायोसिन के बारे में पढ़े,
तो उसका और कुछ डिटेल जानते हैं कि वो जुड़ते कैसे हैं और फिर उनका काम क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो अभी हम जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उसमें चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि दो तरह के फिलामेंट होते हैं, एक थिक फिलामेंट और एक थिन फिलामेंट। तो अभी हम पहले थिन फिलामेंट की तरफ चलते हैं। तो अगर थिन फिलामेंट की बात करें तो उसमें 3 प्रोटीन आते हैं, एक एक्टिन, एक ट्रोपोनिन और एक ट्रोपोमायोसिन। अगर हम ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की बात करें तो वो हो जाते हैं इनिबिटरी प्रोटीन। इनिबिटरी प्रोटीन, ये क्यों इनिबिटरी प्रोटीन होते हैं ये हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी हम एक्टिन जो है उसके बारे में जानते हैं। एक्टिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो हेलिकली वुंडेड होता है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये सर्कल के साथ ऐसे हेलिकली, मतलब सर्कल से वुंड हुआ है, मतलब ऐसे सर्कल बहुत सारे जी एक्टिन से मिलके ये बना होता है। जी एक्टिन क्या होता है? जी एक्टिन मतलब ये देखिए ग्लोबुलर एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन जो होता है उसका एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। उसका अगर हम पॉलीमराइज कर दें तो वो बन जाता है एफ एक्टिन। एफ एक्टिन का मतलब फिलामेंटस एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन से फिलामेंटस एक्टिन बनने मतलब जैसे बनता है उसमें एक Mg2+ लगता है, हम कह सकते हैं कैटलिस्ट की तरह से। तो मतलब जब भी पॉलीमराइज होता है तो ऐसे हेलिकली वुंड हो जाता है। और इसी जो यही जो स्ट्रक्चर है यही होता है एक्टिन का स्ट्रक्चर। यही एक्टिन के स्ट्रक्चर में उसके जो मतलब एफ एक्टिन के पूरे जो क्या बोलते हैं उसके थ्रूआउट इट्स लेंथ एक और प्रोटीन पाया जाता है जो कि होता है ट्रोपोमायोसिन। ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये देखिए ये थ्रूआउट इट्स लेंथ है, ये कहीं कहीं जगह नहीं है, पूरी जगह फैला होता है, इसे हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। और ये जो ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर में आप देख रहे हैं 3 यूनिट आप देख रहे हैं, ये देखिए मैं आपको येलो में दिखा दे रहा हूँ, ये 3 यूनिट दिख रहे हैं, ये होता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो होता है ये इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं। लेकिन ट्रोपोनिन का काम क्या होता है ये आप पहले जानिए। ट्रोपोनिन जो हमारे एक्टिन के पास एक मायोसिन, जो हमारा थिक फिलामेंट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है। बाइंडिंग साइट क्यों होता है, मतलब क्या ज़रूरत उसको बाइंड करने के लिए, लेकिन ज़रूरत है जब आपका मसल कंट्रैक्ट करता है तो हमको ज़रूरत पड़ेगा कि एक्टिन और मायोसिन जुड़ें तभी आपका मसल कंट्रैक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर मसल कंट्रैक्शन कराना है तो हमें जो मायोसिन और एक्टिन उसको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसे जोड़ने के लिए हमें ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को हटाना पड़ेगा। तो जो ट्रोपोनिन है वो मार्क्स करके बैठा रहता है, मतलब जो मायोसिन जो बाइंडिंग साइट है उसको मार्क्स करके बैठा रहता है ताकि मायोसिन जुड़ ना पाए। तो वो कैसे बैठा रहता है, मतलब कैसे मार्क्स करके बैठा रहता है उसके बारे में जानते हैं। ट्रोपोनिन के पास 3 सब यूनिट्स होते हैं। जो 3 सर्कल मैंने आपको दिखाया था ये कुछ जगह पाए जाते हैं, रेगुलर इंटरवल्स में पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फिर 3 सब यूनिट्स होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। पहला जो साइट है वो है इनिबिटरी साइट, जिसे हम ट्रोपोनिन आई भी कहते हैं। दूसरा है ट्रोपोमायोसिन टाइप साइट, ये ट्रोपोनिन लिखा गया, ये ट्रोपोमायोसिन होता है, ट्रोपोमायोसिन साइट, जिसे टीटी या फिर ट्रोपोनिन टी कहते हैं। ट्रोपोनिन टी मतलब ये अटैच होता है ट्रोपोमायोसिन से। एक होता है TC, ट्रोपोनिन सी, मतलब कैल्शियम बाइंडिंग साइट, ये Ca2+ से ज्वाइन करता है, मतलब इसके पास एक तड़प होता है, इसको चाहिए होता है Ca2+, इसलिए इसे TC कहा जाता है, ट्रोपोनिन सी। TI मतलब इनिबिटरी साइट, उसका क्या काम है, इनिबिट मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन इन रिलैक्स स्टेट। अगर कोई रिलैक्स स्टेट में होगा एक्टिन तो ये इनिबिट करता है मायोसिन बाइंडिंग साइट को मायोसिन से जुड़ने के लिए। इसका जो NCERT में डायग्राम है वो देख लेते हैं। देखिए ये जो दूसरे कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। हाँ, ये आप देख सकते हैं ये से हेलिकली वुंड है इसका स्ट्रक्चर एक्टिन का, और उसके साथ साथ थ्रूआउट इट्स लेंथ, साफ कर लेते हैं थोड़ा, ये देखिए थ्रूआउट इट्स लेंथ हमारा क्या प्रेजेंट है, हमारा ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है। और कुछ रेगुलर इंटरवल्स में हमारा जो ट्रोपोनिन तो प्रेजेंट है ही है, मतलब वो मार्क्स करता है हमारे मायोसिन, जो मायोसिन साइट होता है जिससे मायोसिन जुड़ता है, उससे उसको वो मार्क्स करके रखता है। कौन रखता है, हमारा ट्रोपोनिन, और इसे एफ एक्टिन कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। अभी हम अपना जो नेक्स्ट फिलामेंट है थिक फिलामेंट, उसके तरफ चलते हैं। थिक फिलामेंट की बात करें तो उसमें आता है हमारा मायोसिन। मैंने आपको बताया था मायोसिन के पास 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, इसलिए उसे हेक्सामर भी कहते हैं।
और ये जो 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, इसमें हैवी चेन 2 ठो होते हैं और लाइट चेन 4 ठो होते हैं। ये कैसे अरेंज होते हैं अभी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये जो देखिए, ये जो डायग्राम में ये वाला, ये देखिए, ये जो हमारा थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये होता है हमारा हैवी चेन। हैवी चेन देखिए, ये वाला हुआ 1 और नीचे से अगर लें तो ये वाला अपना हुआ 2। थोड़ा बैक कर दे रहे हैं। हाँ, 2 तो हैवी चेन हुआ। और अगर हम अपना बात करें हमारा जो लाइट चेन है, तो जो ग्रीन कलर में है, ये देखिए, ये वाला हमारा है लाइट चेन। इतना तो हमने बात कर लिया। और इसमें इसके और थोड़ा जानते हैं कि जो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें क्रॉस थोड़ा बना रहा है, ये ऐसा जो क्रॉस नहीं बना रहा, इसे हम कहते हैं क्रॉस आर्म। और जो क्रॉस आर्म है ये किन 2 चीज़ों से बना है? एक तो हेड, मतलब ये जो अपना हमारा 2 ठो सर्कल टाइप का बना वो हेड हुआ, और जो सर्कल से ये वाला 2 पार्ट निकला है इसे हम शॉर्ट आर्म कहते हैं। तो शॉर्ट आर्म प्लस हेड को मिला के हम लोग क्रॉस आर्म कह रहे हैं। और इसी दोनों को मिला के हम एक हैवी मीरोमाइसिन कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है HMM। मतलब जो हमारा हेड पार्ट होता है, हमारा तो नहीं, मायोसिन का जो हेड पार्ट होता है उसे HMM कहते हैं, हैवी मीरोमायोसिन। हाँ, मीरोमायोसिन क्या होता है मैंने तो आपको बताया ही नहीं। जो हैवी चेन होता है और जो लाइट चेन होता है वो दोनों बने होते हैं मीरोमायोसिन से। अभी हम देखते हैं जो पीछे वाला पार्ट है जिसमें कोई लाइट चेन नहीं है, सिर्फ हैवी चेन है, उसे हम कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन। और इसे टेल भी कहा जाता है, जो कि फाइब्रस होता है। लाइट मीरोमायोसिन मतलब LMM, हैवी मीरोमायोसिन मतलब HMM। अभी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपकी जो मायोसिन टॉपिक में, इसके जो हेड होता है उसमें 2 ठो चीज़ होते हैं। ये जो पर्पल कलर में, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इतना जूम करते हैं तो ज़्यादा जूम हो गया शायद। हाँ, इतना करते हैं। ये जो आपके जो है उसका जो हेड पार्ट है, इसमें देखिए 2 ठो चीज़ है, एक पर्पल कलर में बना गया और एक तो ब्लू कलर में बनाया गया। पर्पल कलर की बात करें, दोनों हेड में होगा, इसके 2 हेड होते हैं, दोनों हेड में होता है। पर्पल कलर की अगर बात करें तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। जैसे हमारे एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है, ऐसे ही मायोसिन के हेड में, अब मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, हेड में, ना कि उसके टेल में फिर कोई अलग जगह में, उसके हेड में एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। मतलब जो कंट्रैक्शन के टाइम में जो एक्टिन होगा वो मायोसिन के हेड से जुड़ेगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। और एक तो होता है ATP बाइंडिंग साइट। 2 चीज़ होगा, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक और चीज़ होगा जो कि होगा ATP बाइंडिंग साइट। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की बात है, अगर मायोसिन के हेड में ATP हुआ तो तब तक हमारा जो एक्टिन होगा वो जुड़ेगा नहीं। अगर ATP है तो एक्टिन नहीं जुड़ेगा। जैसे ही ATP हटा, उसकी जगह पे कोई और चीज़ आया, वैसे ही हमारा एक्टिन जुड़ जाएगा। और इसके अंदर ATPase एक्टिविटी होता है, ATPase एंजाइम भी होता है इसी के हेड के अंदर। तो इसका क्या काम है, या मसल कंट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो अभी हम देखिए इसका जो डायग्राम है, ये देखिए कैसे हेलिकली वुंड टाइप का है। इसका 2 हेड है, ये हेड मतलब इसका जो ये आर्म और इसका हेड मिला के, दूसरे कलर ले लेते हैं। हाँ, इसका हेड और इसका जो ये वाला आर्म मिला के, शॉर्ट आर्म मिला के क्रॉस आर्म कहा गया। 2 ठो चीज़ होते हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ATP बाइंडिंग साइट, मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ आप याद कीजिए कि अगर ATP लगा है तो एक्टिन नहीं जुड़ेगा, अगर ATP बाहर गया तो एक्टिन जुड़ेगा। यहाँ तो ऐसा, मतलब मायोसिन में तो ऐसा है। एक्टिन की बात करें, वहाँ पे जब तक ट्रोपोनिन हटा नहीं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जब तक नहीं हटे तब तक एक्टिन मायोसिन से जुड़ेगा नहीं, या फिर मायोसिन एक्टिन से जुड़ेगा नहीं। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर हमको हमको मायोसिन और एक्टिन का शादी कराना है, एग्जांपल की तरह से मैं ले रहा हूँ, अगर दोनों को शादी कराना है तो दोनों के पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा। तो मायोसिन के पेरेंट्स कौन हुए? ATP हुआ। उनको जब तक समझाएंगे नहीं, उसको जब तक हटाएंगे नहीं, तब तक उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। और अगर एक्टिन की बात करें तो जब तक ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन नहीं हटेंगे तब तक उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तो ये कैसे उनका काम कैसे कराना है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे, जो कि हमारा मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए उधर चलते हैं। अभी हम जो
जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रक्शन है उसमें आ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से इसी से आते हैं। तो देखते हैं, हमने 3 जो प्रोटीन है उसके बारे में पढ़ा। एक हमने पढ़ा एक्टिन के बारे में, एक मायोसिन के बारे में। तो ज़्यादा जूम हो गया, थोड़ा कम जूम कर दे रहे हैं। हाँ, एक एक्टिन के बारे में पढ़ा, एक मायोसिन के बारे में पढ़ा, और एक ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के बारे में पढ़ा। जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है वो तो रेगुलेटरी प्रोटीन हो जाएंगे। एक्टिन और मायोसिन की बात करें तो एक्टिन में हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा ताकि उसका जो बाइंडिंग साइट है, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, उसके अंदर जो मार्क्स है वो अनमार्क्स हो जाए। हमें उसको क्या करना पड़ेगा जी, अनमार्क्सिंग हो जाए। मैंने आपको बताया था कि इसके पास जो प्रेजेंट होता है, उसका सब यूनिट जो प्रेजेंट होता है, एक होता है टी सी मतलब ट्रोपोनिन सी जो होता है, इसमें कैल्शियम बाइंडिंग साइट होता है। उसको किसकी तड़प है, उसको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा तड़प है। अगर हम उसे कैल्शियम दे दें, किसी तरह से उसे कैल्शियम ला के हम दे दें, तो वो क्या करेगा, वो अपने जगह से थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसके अंदर से कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा और वो अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा ताकि जो मायोसिन है वो जुड़ जाए। लेकिन हम कैल्शियम कैसे लेंगे, लाना तो पड़ेगा, कैसे लेंगे वो देखते हैं। अगर हम टी सी को दूसरा कलर ले लेते हैं, सेम हो जा रहे हैं। हाँ, अगर हम टी सी जो हमारा ट्रोपोनिन सी होता है उसको अगर Ca2+ दे दें तो अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट हो जाएगा। जो Ca2+ है वो मसल के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SR भी कहते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग वो कहेंगे कैसे कि उसके पास मैसेज कैसे जाएगा कि उसको Ca2+ रिलीज़ करना है। उसके लिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो एक मोटर न्यूरॉन रिलीज़ करता है, फिर भेजता है, कहाँ भेजता है, सार्कोलेमा में। तो देखिए, जो मोटर न्यूरॉन है वो हमारे सार्कोलेमा में भेजता है। सार्कोलेमा मतलब जो हमने आपको बताया था, आउटर लेयर ऑफ जो मतलब जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ जो मसल फाइबर होता है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। तो वहाँ पे एक मोटर न्यूरॉन भेजता है। और मोटर न्यूरॉन और मोटर फाइबर को अगर हम मतलब मोटर न्यूरॉन उसके साथ अगर मोटर फाइबर मतलब मसल फाइबर को जोड़ दें तो एक मोटर यूनिट बनता है। तो ठीक है, एक और चीज़ है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया, एक न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जिसे मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। तो क्या होता है, एक जंक्शन होता है जो कि हमारे मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा के बीच में जंक्शन होता है, उसे क्या कहेंगे, मतलब ये देखिए, मोटर न्यूरॉन तो हुआ, ये हमारा सार्कोलेमा हुआ। तो सार्कोलेमा और जो हमारा जो मोटर न्यूरॉन है उसके अंदर के जंक्शन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जो हमारा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। अभी जो मोटर न्यूरॉन आएगा वो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा जिसे हम एसिटाइल कोलिन कहेंगे। और ये एसिटाइल कोलिन एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा हमारे सार्कोलेमा में। और यही जो एक्शन पोटेंशियल जब एक्शन पोटेंशियल रिलीज़ होगा तब जो Na+ होंगे, Na+ सार्कोलेमा के अंदर आ जाएंगे। और जैसे ही Na+ सार्कोलेमा के अंदर आ जाएंगे तो जो SR होगा उसके पास एक मैसेज चला जाएगा कि Na+ अगर आ रहा है तो मुझे भी Ca+ रिलीज़ करना पड़ेगा। तो वो Ca+2 रिलीज़ करता जाएगा। और इसी तरह हमने जो Ca2+ है उसको रिलीज़ करवा दिया, कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, SR। तो अभी Ca+ रिलीज़ हो गया तो हमारा जो एक्टिन का काम है वो तो ख़त्म हो गया। एक्टिन से जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो तो पूरा खुल गया, उससे मायोसिन जुड़ सकता है। लेकिन अभी मायोसिन का भी तो तैयारी करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों की शादी कैसे होगी। शादी करने के लिए दोनों की तरफ तो तैयारी करना पड़ेगा ना। तो मायोसिन की अगर तैयारी की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो मायोसिन के जो हेड में एक ATP बाइंडिंग साइट होता है। और ये भी बताया था कि जब तक ATP जुड़ा है तब तक उसके पास एक्टिन नहीं जुड़ सकता। तो हमें ATP कैसे निकालना है, कुछ कैसे तो निकालना पड़ेगा। मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि इसके अंदर ATPase एंजाइम भी होते हैं। जो ATPase एंजाइम होगा, देखिए जो ATPase एंजाइम होगा वो ATP को ADP+ इन जो PI मतलब हमारा जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसमें कन्वर्ट कर देगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कर देगा, उसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। कब करेगा, एट द टाइम ऑफ मिलन। मिलन मतलब मैं हिंदी वर्ड लिख दिया,
जब वो दोनों मिलना चाहेंगे, जब उन दोनों का मिलन होगा, जुड़ेंगे, तब वो एटीपी को एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसे हम पीआई भी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देगा। अभी दोनों तरफ रिश्ता कंफर्म हो गया, अभी दोनों की शादी कराने से बाकी है मसल कंट्रैक्शन के लिए। तो चलिए शादी कराते हैं दोनों की। जब दोनों की शादी करेंगे तो एक नया हमारा टॉपिक आ जाता है, जो कि है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये कहता है कि जो हमारा एक्टिन है, मतलब जो हमारा थिन फिलामेंट है, वो मायोसिन जो कि थिक फिलामेंट है उसके ऊपर स्लाइड करता है। यहाँ पे बहुत ही बड़े अक्षर में मैंने लिखा है कि एक्टिन जो होता है, जो एक्टिन होता है वो स्लाइड पास्ट मायोसिन करता है। मतलब ये देखिए एक डायग्राम है, ये जो जेड लाइन है ये मतलब थोड़ा सा वो जो मैंने सार्कोमियर का डायग्राम बनाया था, इस सार्कोमियर के डायग्राम से बहुत रिलेट करेगा ये टॉपिक, तो आप अच्छे से देखिएगा। जो जेड लाइन है ये पास आने लगेगा, मतलब ये जो हमारा मायोसिन है, ये मायोसिन के पास आने लगेगा, लेकिन इसका साइज छोटा नहीं होगा कभी भी। जो हमारा एक्टिन है, यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है, एक्टिन इज़ नॉट शॉर्टनिंग। एक्टिन छोटा नहीं हो रहा है, वो सिर्फ स्लाइड कर रहा है। स्लाइड कैसे कर रहा है, यही हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में पढ़ेंगे, देखते हैं आगे। ये देखिए, ये जो आपका जो एनसीईआरटी में एक रेड कलर के एक डायग्राम में दिया गया है, मैंने उसको हैंड रिटन बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो देखिए, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये मायोसिन हेड है, और ये क्या है, ये एक्टिन है। हमेशा मायोसिन हेड में जुड़ेगा। क्वेश्चन पूछा एक्टिन जो है मायोसिन के कहाँ जुड़ता है, तो आपको हेड मार्क करके आना है। तो हेड में अगर एटीपी है तो जुड़ेगा तो नहीं ऑब्वियसली, ये देखिए गैप भी यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर जब जुड़ने का टाइम आता है तो जो एटीपीएस एंजाइम होता है वो एटीपी को एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज कर देगा, और जैसे ही एडीपी प्लस पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज हो गया, तो आप देख सकते हैं कैसे ये दोनों जुड़ गए, दोनों में गैप नहीं है, ये ज्वाइंट हो गए हैं, ठीक है। और ये जब जैसे ही ज्वाइंट हो जाएंगे, इसके अंदर एक क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। वहाँ पे ये क्रॉस ब्रिज और क्रॉस आर्म जो हमने मायोसिन के हेड में पढ़ा था, उस दोनों को मिला मत दीजिएगा, दोनों अलग अलग है। क्रॉस आर्म मतलब दोनों ऐसे क्रॉस बन रहे थे, इसलिए क्रॉस आर्म था, ये क्रॉस ब्रिज बन रहा है। अब हम इसके आगे आएँ, इसका जो नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्या होता है, अगर जो एडीपी प्लस पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो हमेशा तो रहेगा नहीं ना, हमेशा तो उसके अंदर रहेगा नहीं, उसके हेड के अंदर कभी ना कभी तो जाएगा। तो जैसे ही मेरी बात सुनिए अच्छे से, जैसे ही वो बाहर जाएगा, मतलब वो जैसे ही उसके हेड से बाहर जाएगा एडीपी प्लस पे, उसके अंदर एक कैसे पूरा करंट जैसा लगेगा, और वो ऐसे अपनी जगह से साइड हो जाएगा। अगर वो सीधा है तो अपनी जगह से थोड़ा इस साइड आ जाएगा, तो उसके अंदर जो हमारा एक्टिन जुड़ा था तो वो भी तो इसके साथ ऐसे आ जाएगा ना। अगर ये वाला हमारा मायोसिन हेड है, ये एक्टिन है, उसके ऊपर ऐसे जुड़ा है, अगर ये जो एक्टिन मायोसिन हेड है वो अगर ऐसे आ गया, तो उसके साथ साथ ये जो हमारा एक्टिन है वो भी तो साइड आ जाएगा। तो सेम है, वो स्लाइड पास्ट किया किसके, मायोसिन के। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये बाहर जाएगा एडीपी प्लस पीआई, तो उसके ऊपर जो इसके अंदर कुछ जैसे करंट टाइप का लगेगा, और ये अपना जगह से ऐसे शिफ्ट कर जाएगा। ये देखिए, ये कैसे शिफ्ट कर गया, यहाँ से यहाँ आ गया। उसके साथ साथ जो हमारा एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये मायोसिन हेड है, तो ये भी देखिए एक्टिन भी ऐसे साइड आ गया और मायोसिन हेड भी साइड आ गया। फिर इसका ये तो हो गया हमारा कंट्रैक्शन पार्ट, रिलैक्सेशन भी तो होना है। तो जब रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन होने से क्या होगा, ये वापस जो हमारा क्रॉस ब्रिज बना था, ये देखिए जो क्रॉस ब्रिज बना था वो ब्रेक हो जाएगा, और वापस से वहाँ पे एटीपी आ जाएगा, और वो दोनों वापस से अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो जो रिलैक्सेशन पार्ट हुआ वो हमने मायोसिन के बारे में तो जान लिया। एक्टिन के पास क्या होगा, क्योंकि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमेशा तो कैल्शियम रिलीज़ करता नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो कैल्शियम रिलीज़ करना बंद कर देगा। तो जब हमारा जो कंट्रैक्शन हो गया होगा रिलैक्सेशन के टाइम, जो पोर्टल है जिससे कैल्शियम बाहर आ रहा था वो पोर्टल बंद हो जाएगा, और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम निकाल रहा था वो भी निकालना बंद कर देगा रिलैक्सेशन के टाइम में। और फिर जब नेक्स्ट टाइम जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ये प्रोसेस वापस रिपीट होगा। तो इसमें जब ये मसल कंट्रैक्शन हुआ, इसमें कुछ चीज़ उसका आफ्टर इफेक्ट जिसे कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। जो हमारा जो जेड लाइन है, ये देखिए, ये जेड लाइन है, ये रिलैक्स स्टेट का मैं बात कर रहा हूँ। जेड लाइन नॉर्मल है, ये आई बैंड थोड़ा से अंदर गए हैं, हमारे आई बैंड जो ए बैंड के थोड़े अंदर गए हैं। फिर ये तो नॉर्मल है जैसा था। आफ्टर कंट्रैक्शन क्या हुआ, जो जेड लाइन है वो दूर से पास आ गए,
जो हमारा ये जो लाइन हमारा जो एक्टिन है जिसे हम आई बैंड भी कहते हैं वो ज़्यादा अंदर आ गया, मतलब ये हमारा जो ओवरलैपिंग जोन था वो जोन वो बढ़ गया। लेकिन जो एज जोन था, एज जोन मतलब ये वाला हम लोग एज जोन कहते थे कि जो ओवरलैप नहीं किया है वो थोड़ा छोटा हो गया। तो ये इसी मतलब ये जो हमारा कंक्लूजन निकला उसके हमने कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन निकाले जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इसलिए मैंने लिख के लिया है आपके लिए। जो हमारा कंट्रैक्शन हुआ अनचेंज्ड क्या रहा, मतलब कुछ फ़र्क इसमें नहीं पड़ा, एक ए बैंड में फ़र्क नहीं पड़ा, एक एम लाइन में फ़र्क नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं ए बैंड मतलब जिसमें मायोसिन है वो तो वैसा का वैसा है। एम लाइन की बात करें, एम लाइन भी यहाँ पे एम लाइन होता है, एम लाइन भी तो सेम जगह पे होगा, वो क्यों चेंज होगा। अगर कौन सा छोटा हुआ उसकी बात करें तो सबसे पहला चीज़ जो छोटा हुआ वो एज जोन। एज जोन मतलब ये वाला जोन, ये आप खुद देख सकते हैं कितना छोटा हो गया, क्योंकि जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो बढ़ गया, तो ऑब्वियसली जो ओवरलैपिंग नहीं किया था वो छोटा हो जाएगा ना। आई बैंड, आई बैंड कैसे देखिए छोटा क्यों हो गया। हाँ, आई बैंड मतलब क्या होता था, ये वाला इतना बड़ा पार्ट आई बैंड होता था, अभी देखिए आई बैंड कितना छोटा हो गया है। सार्कोमियर का लेंथ, हाँ मैंने आपको बताया था 2 सक्सेसिव जेड, जो जेड लाइन होता है इसको हम सार्कोमियर कहते हैं। अगर जेड लाइन ही छोटा हो गया तो सार्कोमियर का लेंथ भी छोटा हो जाएगा ना। इंक्रीजिंग की बात करें, इंक्रीजिंग क्या हुआ, ओवरलैपिंग, ये वाला जो पहले जो ओवरलैपिंग था कितना छोटा था, ये वाला देखिए कितना छोटा पार्ट ओवरलैपिंग हुआ है, लेकिन अभी जो ओवरलैपिंग हुआ कितना बड़ा ओवरलैपिंग हुआ है, तो ओवरलैपिंग जोन वो जोन जो है वो इंक्रीजिंग हुआ। ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका जो नोट्स है मैं वो भी तो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर हो पाएगा तो। लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, आप इसको देख लीजिएगा। अभी इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे तो थोड़ा रफ डायग्राम बनाया था, ये एनसीईआरटी का एक मस्त अच्छा डायग्राम दिया गया है, ये देख लेते हैं। हाँ ये देखिए, ये जब रिलैक्स स्टेट में था ये वाला हमारा, ओ सॉरी क्या हो गया, हाँ ये जो पार्ट है ये है हमारा मायोसिन जो रेड कलर में है बड़ा वाला। इसके देखिए एज जोन है, एज जोन मतलब जो ओवरलैप नहीं हुआ है, फिर जो ओ जोन है मतलब जो ओवरलैप हुआ है, ये कैसे नॉर्मल स्टेट में है। फिर अगर हम कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब जस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टार्ट हुआ उसकी तरफ देखें, एच जोन देखिए छोटा हो गया और ओ जोन थोड़ा बड़ा हो गया, और फिर जो जेड लाइन देखिए, जेड लाइन यहाँ से इधर आ गया, तो जेड लाइन कम छोटा हो गया ना, थोड़ा सा छोटा तो नहीं हुआ, थोड़ा सा पास आ गया। कोई भी चीज़ मतलब डिक्रीजिंग होता है, पूरा छोटा नहीं होता, ठीक है। अभी हम मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड की बात करें, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, तो आप देख सकते हैं एच जोन तो पूरा गायब हो गया, एच जोन है ही नहीं, सिर्फ ओवरलैपिंग जोन है, ओ जोन है। ये जेड लाइन में थोड़ा और छोटा मतलब और थोड़ा पास आ गया, ठीक है। तो और फिर देख सकते हैं आप जो हमारा ए बैंड है फिर जिसे मायोसिन कहते हैं उसका लेंथ बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ये जो इधर एम लाइन एक होगा उसका लेंथ चेंज नहीं हुआ, बाकी सब सेम है, सिर्फ इतना ही था। अभी हमने इतना तो जान लिया कि मसल कंट्रैक्शन कैसे होता है। अभी हम चलते हैं जो हमारा रेड मसल और वाइट मसल एक टॉपिक है, उसके बारे में एक डिफरेंस जान लेते हैं। रेड मसल में मायोग्लोबिन कंटेंट हाई होता है इसलिए वो रेड होता है। मायोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो रेड कलर का होता है, इसलिए मायोग्लोबिन कंटेंट किस में ज़्यादा होगा, रेड मसल ज़्यादा होगा, इसलिए वो रेड है। और वाइट मसल की बात करें तो मायोग्लोबिन कंटेंट लेस होगा इसलिए वो पेल है। पेल मतलब थोड़ा वाइटिश कलर का होता है। इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एसआर वो लेस एक्सटेंसिव होता है, और इसमें जो एसआर होगा मोर एक्सटेंसिव होता है। इसमें ब्लड वेसल्स मोर एक्सटेंसिव होते हैं, ब्लड वेसल्स लेस एक्सटेंसिव होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं हमारे रेड मसल में, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं वाइट मसल में। रेस्पॉन्स इज स्लो विथ लॉन्ग लेटेंट पीरियड, रेस्पॉन्स इज रैपिड विथ शॉर्ट लेटेंट पीरियड। यहाँ पे रेस्पॉन्स स्लो होता है क्योंकि बहुत देर तक हमारा चीज़ चलता रहता है। इसमें रेस्पॉन्स रैपिड होता है क्योंकि जो हमारा कोई भी काम चल रहा होगा बहुत कम टाइम तक चलता रहता है। इसमें जो कंट्रैक्शन होता है वेरी पावरफुल, मतलब वेरी तो नहीं, बहुत लेस पावरफुल होता है, और इसमें कंट्रैक्शन जो होता है मोर पावरफुल होता है। हाँ इसमें देखिए, इसमें फैटिग ऑकर स्लोली, इसमें फैटिग ऑकर्स क्विकली। इसमें क्यों क्विकली ऑकर फैटिग होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कम है, एनर्जी कम रिलीज होगा। ऊपर से इसमें रेस्पॉन्स रैपिड होता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, इसलिए फैटिग ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। और रेड मसल की बात करें इसमें बहुत स्लोली फैटिग होगा क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होता है, और एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रहा है, इसके मतलब उसका जो रेस्पॉन्स इसलिए स्लो है। अब ये देखते हैं, ये जो हमारा जो रेड मसल है ये रेस्पिरेशन के लिए एटीपी पे डिपेंड करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, और इसीलिए एरोबिक होता है।
और ये डिपेंड्स ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। ये एनारोबिक प्रोसेस मतलब में डिपेंड करते हैं, और ये करते हैं हमारे एरोबिक प्रोसेस में डिपेंड करते हैं एनर्जी पाने के लिए। एक और हमारा बच गया ये वाला पॉइंट, दिस मसल इन्वॉल्व इन प्रोलॉन्ग्ड एंड कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी एज इट अंडरगोज सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें बहुत हमारा बहुत देर तक काम होता रहता है। यहाँ पे देखिए लेटेंट पीरियड तक काम होता रहता है ये वाला, तो इसीलिए यहाँ पे मसल बहुत ही प्रोलॉन्ग टाइम के लिए इन्वॉल्व होता है कंटिन्यूस एक्टिविटी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मसल होता है प्रोलॉन्ग टाइम, प्रोलॉन्ग मतलब बहुत देर तक इन्वॉल्व नहीं होता, और रिलैक्सेस इमीडिएटली, बहुत जल्दी रिलैक्स भी हो जाता है क्योंकि फैटिक बहुत जल्दी हो जाता है ना। यहाँ पे एक और लाइन दिया गया है, जो मैराथन में जो दौड़ते हैं, मैराथन जो एथलीट्स होते हैं वो रेड फाइबर डेवलप करते हैं इन उनके थाई मसल्स में, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बहुत जल्दी जल्दी होता है, मतलब बहुत देर तक उनको दौड़ना पड़ता है, बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के दौड़ना पड़ता है। तो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कौन साथ देता है? रेड मसल साथ देते हैं। यहाँ पे लिखा भी था, ये देखिए प्रोलॉन्ग, हाँ, तो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कौन साथ देगा? रेड मसल। तो इसलिए उनके थाई मसल में रेड फाइबर ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो इससे पहले कि हम अपना जो स्केलेटल मसल, जो हमारा स्केलेटल मसल तो नहीं, जो स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करें, उससे पहले हम ये स्टार्ट कर देते हैं, मतलब हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारा स्मूथ मसल है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्मूथ मसल की बात करें तो जो स्मूथ मसल है उसमें कुछ पॉइंट तो आपको पता भी होगा। ये नॉन स्केलेटल मसल होता है क्योंकि ये स्केलेटन में रिलेटेड नहीं होती। ये अनस्ट्रेटेड मसल होता है, इसमें ट्रांसवर्स लाइंस, जो मैंने आपको स्ट्रेटेड मसल है, स्केलेटल मसल मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रेटेड क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसवर्स लाइन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें ट्रांसवर्स लाइन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। देखिए जो ट्रांसवर्स लाइन है वो एब्सेंट है। इसमें ऑटोनॉमिक नर्व्स और कनेक्टेड होते हैं। जो अपने दो नर्वस सिस्टम है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक तो हमारा नॉर्मल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। इसके बारे में डिटेल हम जो न्यूरल चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। अभी आप जान लीजिए इसमें सिर्फ ऑटोनॉमिक सिस्टम काम देता है, और जो हमारा स्केलेटल है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम देता है। और उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये गैप जंक्शन से ये होता है, मतलब जॉइंट होता है गैप जंक्शन से। गैप जंक्शन क्या होता है, मैंने आपको जो चैप्टर एनिमल टिश्यू था उसमें अच्छे से पढ़ाया था कि गैप जंक्शन में क्या क्या होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। इसमें जो एक्टिन होते हैं वो मायोसिन से ज़्यादा होते हैं। मैंने इसलिए आपको बताया कि ये हम स्केलेटल पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एक्टिन और मायोसिन उसके मतलब पता नहीं होता कि क्या है, इसलिए पहले मैंने वो वाला पढ़ा दिया, वो वाला पार्ट, फिर हम यहाँ पे आए। और यहाँ पे देखिए जो मायोफाइब्रिल है वो फंक्शनल यूनिट है किसका? इनवॉलंटरी मसल्स का। जो मायोफाइब्रिल होता है वो फंक्शनल यूनिट किसका होता है? हमारा इनवॉलंटरी मसल्स का। तो इतना ही है, इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन आपके एनसीईआरटी के हिसाब से आपको इतना पढ़ना जरूरी है, ज़्यादा पढ़ के फ़ायदा नहीं है कुछ। तो अगर कार्डियक मसल्स की बात करें, ये स्ट्रेट होते हैं। क्यों स्ट्रेट होते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसवर्स लाइन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ये नॉन फैटिक टाइप मसल्स होते हैं, ये फैटिक नहीं करते, क्योंकि अगर ये फैटिक करने लगे तो आप पता नहीं कहाँ पे होंगे, दुनिया में तो होंगे नहीं। आपका हार्ट अगर बीट करना बंद कर दिया तो आप जानते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे CNS प्लस ANS दोनों प्रेजेंट होगा। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लस जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दोनों प्रेजेंट होते हैं और सप्लाइड। इसमें यहाँ पे जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं या फिर जिसे सेगमेंट्स भी कहते हैं, तो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। अभी हमने इतना जान लिया, लेकिन अब डिफरेंस देखते हैं। जो हमारा स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है और कार्डियक मसल है, उन तीनों में हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। ये देखिए डिफरेंस की बात करें, दो कलर चेंज कर दे रहे हैं। ये जो हमारा स्ट्रेटेड मसल है या फिर जो हमारा स्केलेटल मसल है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब में। ओह क्या हो गया ये, सॉरी। ये हमारे अपर लिम्ब मतलब हाथ, हमारे दोनों हाथ और नीचे के दोनों पैर उसमें प्रेजेंट होते हैं। नॉन स्टेरॉइड की बात करें तो ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स, जो विजुअल ऑर्गन्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। आइरिस ऑफ आई कह लीजिए, हमारा यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिनोजेनेटल ट्रैक्ट, फिर डर्मिस ऑफ स्किन, फिर बहुत सारी जगह में पिल मसल ऑफ डर्मिस प्रेजेंट होते हैं। और ये वॉल्स ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ये स्पिंडल इन शेप्ड होते हैं, ये भी सिलेंड्रिकल होते हैं। अभी जो फाइबर्स होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं, यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं यहाँ पे, लेकिन जो फाइबर्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं वहाँ पे कार्डियक में।
यहाँ पे फाइबर जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड, यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड। हाँ, ये चीज़ देखिए, यहाँ पे लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट। लाइट एंड डार्क बैंड क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक्टिन होता है, एक्टिन तो नहीं, जो हमारा मसल फाइबर होता है, मसल फाइबर के अंदर जो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट होता है, उसको अगर आप देखोगे दूर से तो लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क दिखेगा, तो उसे लाइट और डार्क बैंड कहा जाता है। इसमें एब्सेंट होता है, हमारे नॉन स्टेरॉइड में एब्सेंट होता है, लेकिन कार्डियक उसमें प्रेजेंट होता है। इसमें ऑब्लिक ब्रिजेस और इंटरकार्डियल डिस्क एब्सेंट होते हैं, इसमें भी एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो कार्डियक है उसमें प्रेजेंट होंगे। ये देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा स्केलेटल मसल है वो CNS से कंट्रोल होता है, जो हमारा स्मूथ है वो ANS से कंट्रोल होता है, और जो हमारा कार्डियक है वो CNS प्लस ANS दोनों से कंट्रोल होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारा जो ANS है वो उस पर कंट्रोल होता है, तो CNS प्लस ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम प्लस CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों से कंट्रोल होता है। इसमें जो ब्लड सप्लाई है वो एबंडेंट है, इसमें बहुत लेस होता है, लेकिन जो रिचली ब्लड सप्लाई कहाँ पे होता है, हमारा कार्डियक मसल में, क्योंकि उसको तो ब्लड चाहिए ना, हार्ट को पंप कराना है। ये बहुत जल्दी फटीग हो जाता है, क्योंकि आप दौड़ेंगे बहुत तेज़ तो आप जल्दी थक जाएंगे, इसलिए सून फटीग हो जाता है। ये फैटिक, ये कभी फैटिक नहीं होता। और जो हमारा कार्डियक है, मतलब नॉन स्टेरॉइड और कार्डियक दोनों फैटिक नहीं होते, क्योंकि ये दोनों फैटिक हो गया तो आपकी बॉडी के इंटरनल काम, हार्ट का बीट करना, एलिमेंट्री कैनल का चलना, डाइजेशन होना, ये सब रुक जाएंगे, तो इसीलिए ये कभी फैटिक नहीं होते। लेकिन जो स्टेटेड मसल है वो फैटिक हो जाता है, क्योंकि आप दौड़ेंगे, काम करेंगे, हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो थक जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा जो ये पार्ट है, जो हमारा मसल्स का पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है। अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे वो है स्केलेटल सिस्टम, बोन्स के बारे में जानेंगे, सब पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी हम हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें जाते हैं। तो आपको पता होगा आपके बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, सबके बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। तो जो 206 बोन्स होते हैं उसमें उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एक्सियल और एक एपेंडिकुलर। एक्सियल जो स्केलेटन होता है उसमें 80 बोन्स आते हैं, और जो एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें 126 बोन्स आते हैं। तो अगर आप उसको दोनों को ऐड करेंगे 126 प्लस 80, तो ऑब्वियसली 206 ही आएगा। तो देखते हैं एक्सियल बोन मतलब एक्सियल स्केलेटन क्या होता है और एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है। अगर मैंने यहाँ पे एक स्केलेटन आपको बताने के लिए लेके आया है, मतलब लाया गया है कि अगर आप बॉडी के अगर पूरे एक्सिस में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हाँ देखिए, अगर एक एक्सिस पूरा मिडिल एक्सिस में एक लाइन ड्रॉ किया गया तो उस एक्सिस में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आ रहे हैं। एक तो स्कल आ रहा है, और एक और क्या आ रहा है, पीछे का वर्टिब्रल कलम, ये देखिए ये वाला वर्टिब्रल कलम है वो आ रहा है। और क्या आ रहा है, जो रिब्स आ रहे हैं, ये देखिए सब रिब्स है। स्टर्नम आ रहा है, ये वाला स्टर्नम। तो ये जो चारों जो मैंने नाम लिया, स्कल, वर्टिब्रल कलम, रिब्स और स्टर्नम, यही जो चारों पार्ट है यही आते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन में। फिर अगर हम और थोड़ा देखें, और एपेंडिकुलर की बात करें, एपेंडिकुलर कहते किसे हैं। अगर आपने कभी देखा होगा, कभी सुना होगा कि आपके जो हाथ फिर पैर हैं उसे एपेंडिकुलर कहते हैं। तो हाथ पैर का मैंने नाम लिया, तो ऑब्वियसली आपके जो हाथ होंगे, आपके जो हैंड होंगे, फिर आपके जो पैर होंगे, वो तो ऑब्वियसली एपेंडिकुलर स्केलेटन में आएंगे ही। उसके साथ साथ जो गिडल्स होते हैं, गिडल्स क्या होते हैं, ये जो आपके पेल्विक गिडल्स होंगे ये वाले, और या फिर ये वाले जो आपके पेक्टोरल गिडल होंगे, फिर ये वाले पेक्टोरल गिडल। आपके दो गिडल होते हैं, एक पेक्टोरल गिडल जो कि आपके यहाँ पे शोल्डर एरिया में पाए जाते हैं यहाँ पे, और एक होते हैं पेल्विक गिडल जो आपके हिप बोन्स की तरफ पाए जाते हैं। तो जो गिडल्स है उनका काम क्या होता है, गिडल्स का काम ये होता है कि जो हमारे जो गिडल्स होते हैं वो जो लिम्स होते हैं, हाथ या फिर पैर, उसको एक्सियल बोन या फिर एक्सियल बॉडी से जोड़ते हैं। तो देखिए ये जो हमारा पेल्विक गिडल है, ये वाला पेल्विक तो नहीं, ये वाला पेक्टोरल गिडल है। पेक्टोरल गिडल हमारे जो हैंड लिम्ब, मतलब जो हाथ को एक्सियल बॉडी से जोड़ रहा है, ये वाला हमारा एक्सियल बॉडी। और अगर पेल्विक गिडल की बात करें, चला देखिए पेल्विक गिडल वो अपने जो हिंड लिम्ब है, मतलब हमारा जो पैर है, पैर को हिंड लिम्ब और हाथ को फोर लिम्ब कहते हैं। तो हमारा जो हिंड लिम्ब है उसको भी एक्सियल बॉडी से जोड़ रहे हैं, तो इसका यही काम है। इसके बारे में और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, अभी हम एक्सियल जो हमारा स्केलेटन है उसको स्टार्ट करते हैं।
तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, अच्छे से दिखेगा आपको। हाँ ओके। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो उसमें 80 बोन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्कल, हमारा जो स्कल है ये वाला हमारा पार्ट। तो स्कल में कितने बोन्स आते हैं? स्कल में टोटल 29 बोन्स होते हैं। तो कैसे होते हैं देखते हैं। स्कल को, तो हमारा जो स्कल है उसको 2 सेट ऑफ बोन्स में डिवाइड किया गया है। देखिए 2 सेट्स ऑफ बोन को में डिवाइड किया गया, एक तो फेशियल बोन और एक क्रेनियल बोन, जिसे क्रेनियम भी कहते हैं। इसे फेशियल बोन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जो जो फ्रंट पार्ट है, हमारा जो फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल, ये वाला जो फेस पार्ट है, उसमें हमारा फेशियल बोन आता है। और क्रेनियम मतलब हमारे जो ब्रेन के अंदर क्रेनियम पार्ट होता है। आपको अगर पता, आपको तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो हम उसको चैप्टर में, हमारा जो चैप्टर है न्यूरल चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे। उसको कवर करते हैं, हार्ड प्रोटेक्ट देता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं उसके ऊपर, इसलिए उसको क्रेनियल बोन कहते हैं। जो हमारा फेशियल बोन है वो 14 टू प्रेजेंट होता है और क्रेनियम बोन 8। तो आप तो सोच रहे होंगे 14 + 8 तो 22 हुआ, 29 तो हुआ नहीं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एडिशनल भी ऐसे स्कल बोन्स होते हैं जिसमें इंक्लूड नहीं किए जाते, लेकिन फिर भी वो होते हैं, वो 60 तो होते हैं, उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम फेशियल और क्रेनियम की बात करते हैं। पहले हम क्रेनियम की बात करते हैं। क्रेनियम में जो बोन होते हैं उनका नाम देखिए, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, स्पिनॉइड, इथमॉइड, ऑसिपिटल। आप सोच रहे होंगे कि इतना सब नाम याद कैसे करेंगे, लेकिन इसका मैं आपको सलाह दूंगा, आप इसका ट्रिक मत बनाइएगा, इसको याद करने की कोशिश करिएगा, टाइम के साथ हो जाएगा। क्योंकि इसका ट्रिक बनाने लगे तो आप भूल जाएंगे बहुत जल्दी, ये टाइम के साथ हो जाएगा। इसके देखिए यहाँ पे ये याद कर लीजिएगा कि जो पैराइटल है और टेम्पोरल है वो सिर्फ 2 होते हैं, लेकिन बाकी सब 1 होते हैं। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं, ये डायग्राम के साथ देखते हैं। जो आपका फ्रंटल है, तो ये वाला जो फ्रंटल पार्ट है वो प्रेजेंट होता है आपके फोरहेड में। आप जो ये वाला फोरहेड देखते हैं, ये वाला पार्ट, ये फ्रंटल बोन से बना होता है। उससे अगर और ऊपर जाए, ये वाला ऊपर वाला पार्ट ये पैराइटल बोन से बना होता है। 2 होता है, इधर 1 होता है, इधर 1 होता है, इसलिए 2 लिखा गया यहाँ पे। देखिए ये देखिए जो पैराइटल है वो 2 है। इसके और पीछे थोड़ा जाए, मतलब आपके जो ये कान के आसपास जो बोन होता है, इधर का बोन, इधर या फिर इधर भी, इधर थोड़ा बोन होता है आपके, इसे हम टेम्पोरल कहते हैं। उससे और थोड़ा नीचे जाए, आपके यहाँ पे जो पीछे की तरफ बोन होता है उसे हम ऑसिपिटल बोन कहते हैं। तो हमने जान लिया फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। और 2 बोन होते हैं आपके जो इसमें, आपके क्रेनियल बोन में, एक स्पिनॉइड, एक इथमॉइड। स्पिनॉइड बोन क्या होता है? स्पिनॉइड बोन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? उसके अंदर एक हमारा कैविटी होता है जिसे हम सेला टर्सिका कहते हैं। सेला टर्सिका क्या होता है? कैविटी इन स्पिनॉइड बोन। तो स्पिनॉइड बोन के अंदर एक कैविटी होता है जिसे हम सेला टर्सिका कहते हैं। उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और एक होता है इथमॉइड बोन। तो अब ये आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ पैराइटल और टेम्पोरल 2 होते हैं। पैराइटल मतलब ये दोनों, टेम्पोरल मतलब ये दोनों, पीछे का ऑसिपिटल, आगे का फ्रंटल। अभी हम आ जाते हैं फेशियल बोन में, जो कि 14 होते हैं। इसका नाम देखिए, नासल बोन, इन्फीरियर नासल या फिर इन्फीरियर टर्बाइनल्स कहते हैं इसको। मैक्सिला मतलब अपर जॉ आप बोल सकते हैं। मैंडिबल मतलब लोअर जॉ। फिर आता है वोमर, जाइगोमेटिक बोन या फिर उसे मालार बोन भी कहते हैं। एक पैलेटिन बोन और एक लैक्राइमल बोन। यहाँ पे आप देखिए सिर्फ मैंडिबल और वोमर को याद कीजिए, वो सिर्फ 1 बोन होता है, बाकी सब 2 होते हैं। और अगर क्रेनियल की बात करें तो पैराइटल और टेम्पोरल जो होता है वो सिर्फ 2 होते हैं, बाकी सब 1 होते हैं। तो डायग्राम में देखते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। इसमें देखते हैं लैक्राइमल बोन, नेसल बोन, जाइगोमेटिक बोन जिसे मालार भी कहते हैं, मैक्सिला, मैंडिबल जिसे अपर जॉ फिर लोअर जॉ कहते हैं, और हाइएट बोन, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये सब जानने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है वो होता क्या है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है वो एक स्ट्रक्चर होता है, फिर एक पैसेज होता है जो कि आपके ऑसिपिटल बोन के पूरा ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। ये वाला अगर ऑसिपिटल बोन है तो उसके ठीक नीचे 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर से आपका स्पाइनल कॉर्ड तो जाता ही है, जो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो यहीं से आपका जॉइंट होता है।
इसके पीछे से आपका बैक साइड से वर्टिकल कॉलम जो होता है वो हेड से कहाँ से ज्वाइंट होता है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। और आपके बॉडी में 2 ठो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं, इसलिए हमारा जो स्कल है वो बन जाता है डाइकॉन्डाइलिक स्कल, डाइकॉन्डाइलिक स्कल। तो ये तो आपने जान लिया। इसके बारे में एक फैक्ट से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो अगर एम्फीबियंस और मामल्स जो हैं उनके पास डाइकॉन्डाइलिक स्कल होते हैं, लेकिन जो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स होते हैं उनके पास मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है। ठीक है, अभी हमने इतना जान लिया। एक और चीज़ है, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। एन ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ऑसिपिटल बोन कॉल्ड फोरामेन ऑफ मैग्नम। ऑसिपिटल जो बोन है उसके जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है उसकी ओपनिंग में एक तो प्रेजेंट होता है हमारा ओपनिंग प्रेजेंट होता है, जिसे हम फोरामेन ऑफ मैग्नम कहते हैं। यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होगा, मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ आपको। ये थोड़ा एनसीटी के बाहर का है, जिसे फोरामेन ऑफ मैग्नम कहेंगे। फोरामेन ऑफ मैग्नम प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं। मेडुला ऑब्लिंगेटा लीव आउट थ्रू फोरामेन ऑफ मैग्नम एंड एंटर इनटू द कैविटी ऑफ वर्टिकल कॉलम। दिस एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से आता है वो इसी फोरामेन ऑफ मैग्नम से होते हुए हमारे वर्टिकल कॉलम से जाता है। तो ये यहाँ पे यही लिखा गया कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ से, मतलब ब्रेन से ही आएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड जब वर्टिकल कॉलम में जाएगा तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल से तो जाएगा, लेकिन फोरामेन ऑफ मैग्नम से होते हुए पैसेज होता है बीच में। तो ठीक है, अभी हमने इतना तो जान लिया। अभी हम जो एडिशनल स्कल बोन्स मैंने आपको बताया था उसके बारे में जानते हैं कि 29 बोन्स कैसे होते हैं। हमारा ईयर है, ईयर के अंदर 3 बोन पाए जाते हैं। एक्चुअली 6 बोन है, लेकिन आपके 2 कान है, एक में 3 बोन पाए जाएंगे तो दूसरे कान में 3 बोन ऑब्वियसली पाए जाएंगे, तो इसलिए 2 × 3, मतलब 3 बोन 2 कान में, 2 × 3। ये बहुत ही टाइनी बोन्स होते हैं, इसलिए इन्हें ऑसिकल कहा गया है। जो ईयर ऑसिकल है वो उसके जो 3 पार्ट है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ये 3 बोन्स हैं। और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्टेप्स जो है वो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी है। हाँ ठीक है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, और जो स्टेप्स है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। एक और बोन की बात करें वो है हायोइड बोन, जो कि सिर्फ एक तो बोन प्रेजेंट होता है। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ये वाला हायोइड बोन। हायोइड बोन क्या होता है, ये यू शेप्ड का होता है, यू शेप्ड का होता है और बेस ऑफ बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कैसे यू शेप में प्रेजेंट है, और ये जो बकल कैविटी के बेस में प्रेजेंट होता है। और हायोइड बोन एक हमारी बॉडी का ऐसा सिर्फ एकलौता बोन है जो किसी और बोन से जुड़ा नहीं गया। ओनली बोन विच इज़ नॉट अटैच्ड विद एनी अदर बोन ऑफ द बॉडी, अकेला बोन है। और जो चीज़ से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ टंग है, टंग इज अटैच टू हायोइड बोन। सिर्फ टंग ये जो हायोइड बोन से जुड़ा हुआ है, इसका और कुछ ऐसे काम तो है नहीं, सिर्फ इतना ही जानना था। अभी तो हमने ये तो जान लिया। अभी हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है जो कि वर्टिकल कॉलम, जो कि हमारा एक्सियल बोन का ही पार्ट है, उसमें चलते हैं। वर्टिकल कॉलम की बात करें तो डॉर्सली प्लेस्ड होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में जो हमारा बैक साइड है, बैक साइड वो डॉर्सल होता है, जो हमारा फ्रंट साइड है वो वेंट्रल होता है, और जो साइड के पार्ट होते हैं वो लेटरल होता है। तो जब जो हमारा वर्टिकल कॉलम है वो डॉर्सली प्लेस्ड होता है, और इसके 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स होते हैं। इसके नाम है सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिगिल। कॉक्सिगिल को हम लोग कॉक्सिक्स भी कहते हैं, लेकिन कॉक्सिगिल अपने एनसीईआरटी में लिखा गया, कॉक्सिक्स भी कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, COCCYX। सर्विकल में 7 बोन्स होते हैं, थोरेसिक में 12 बोन्स, लंबर में 5 बोन्स, सैक्रल और कॉक्सिगिल में एक्चुअली 5 और 4 होते हैं। 5 बोन्स सैक्रल में और कॉक्सिक्स में 4 होते हैं, लेकिन वो फ्यूज्ड होकर रहते हैं, इसलिए उन्हें एक ही माना जाता है। हम लोग उसे 1 समझेंगे क्योंकि वो फ्यूज्ड होकर रहते हैं। इतना तो हो गया। अभी एक और चीज़ जान लीजिए कि जो वर्टिकल कॉलम है उसके अंदर एक सेंट्रल होलो पोर्शन होता है इन ईच वर्टिब्रे। सब वर्टिब्रे एक सेंट्रल होलो पोर्शन होता है, इसे न्यूरल कैनल कहते हैं। और इसी न्यूरल कैनल के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। मतलब इसका अगर हम ऊपर से अगर एक डायग्राम बनाए तो ये अगर बाहर का एरिया है, हाँ ये अगर हमारा वर्टिब्रल कॉलम है तो बीच में एक होलो स्पेस होगा, ये वाला होलो होगा, और इसके अंदर से
हमारा स्पाइनल कॉर्ड मतलब पास करेगा। तो इतना तो हमने जान लिया। अभी हम देखते हैं कि एक चीज़ से हम लोग फर्स्ट वर्टिब्रे और सेकंड वर्टिब्रे के बारे में जानते हैं। जो फर्स्ट वर्टिब्रे होता है उसे C1 या फिर एटलास कहते हैं, और सेकंड वर्टिब्रे को हम एक्सिस कहते हैं। ये मैंने आपको क्यों बताया कि जो मैंने आपको बताया था कि जो ऑसिपिटल बोन होता है उसमें ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है और उसी से हमारा वर्टिब्रल कॉलम ज्वाइन होता है। तो जो पहला बोन जो ज्वाइन होता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल से वो एटलास ही होता है, आर्टिकुलेट विथ ऑसिपिटल कॉन्डाइल विथ कॉन्डाइलर जॉइंट। तो ये कॉन्डाइलर जॉइंट से ही हमारे जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है उससे जॉइंट होता है, और से कॉन्डाइलर जॉइंट से मतलब वो उसके बीच में कॉन्डाइलर जॉइंट होते हैं, और ये हमको यस मूवमेंट यहाँ पे लिखा गया यस मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। अगर यस मूवमेंट मतलब हमारा हेड अप डाउन करते हैं ना हम यस करने के लिए, तो उसी मूवमेंट को कराने के लिए कॉन्डाइलर जॉइंट हेल्प कराता है। एक और जॉइंट होता है पाइवट जॉइंट, PIVOT जॉइंट। ये नो मूवमेंट के लिए हेल्प कराता है, लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज कॉल्ड पाइवट जॉइंट। जो हमारा पहला और सेकंड एटलस और एक्सिस के बीच एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है उसे पाइवट जॉइंट कहते हैं, और वो नो मूवमेंट में हेल्प कराता है। जो हम नो कहते हैं साइडवाइज मूवमेंट, उसमें ये हेल्प कराता है। इसका एक फॉर्मूला है, देख लेते हैं। सेम फार्मूला है यहाँ पे जो लिखा है वही है, C7 T12 L5 S5 और CO4। ये 5 और 4 ब्रैकेट में है क्योंकि ये फ्यूज्ड होते हैं। एक और चीज़ जान लीजिए, जो हमारा हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट वर्टिब्री है वो लुम्बर वर्टिब्री है। ये देखिए यहाँ पे जो दूसरा कलर ले लेते हैं। ये लुम्बर वर्टिब्री है, ये वाला इतना पार्ट, ये हमारा हैवीएस्ट और लार्जेस्ट वर्टिब्री है हमारे बॉडी में। इसके कुछ फंक्शंस हैं वो जान लेते हैं। फंक्शंस मतलब इसके कुछ छोटे छोटे फंक्शन हैं, जैसे ये जो स्पाइनल कॉर्ड है जो उसके बीच से जाता है हमारे न्यूरल कैनल से, उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर हमारे बॉडी को पोस्चर देने में काम कराता है। ये है हमारा जो हेड है, वाला हेड है उसको सपोर्ट कराता है। फिर ये जो रिब्स और मस्कुलर ऑफ द बैक, जो हमारा रिब्स है उसको एक स्ट्रक्चर देने में, रिब्स को से पकड़ के रखने में, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में हेल्प कराता है, और बैक को ऐसे सीधा रखने में हेल्प कराता है। तो आप जैसे मुड़ जाते हैं, आपका शरीर हमेशा झुका हुआ रहता, तो ये उसमें हेल्प कराता है। ये उतने फंक्शंस हैं। और हम इसके जो नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट है हमारा एक्सेल बोन का, जो कि है स्टर्नम और रिब्स, उसमें चलते हैं। तो अगर हम रिब्स की बात करें, रिब्स और स्टर्नम की, तो स्टर्नम कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टर्नम प्रेजेंट होता है वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स। तो मैंने बताया था ये हमारा सामने का पार्ट जो है वो वेंट्रल होता है, तो उसको पूरा मिड लाइन में, थोरैक्स के पूरा मिड लाइन में हमारा जो स्टर्नम है प्रेजेंट होता है। तो स्टर्नम है उसका जो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्रोस्टर्नम, एक मेसोस्टर्नम और एक मेटास्टर्नम। प्रोस्टर्नम जिसे हम मेनोब्रियम भी कहते हैं, उसमें हमारा जो फर्स्ट रिब है, फर्स्ट पेयर ऑफ रिब वो प्रेजेंट होता है, और क्लेविकल प्रेजेंट होता है। क्लेविकल क्या होता है? आपने यहाँ पे अगर टच किया होगा तो आपको पता होगा, एक बोन होता है थोड़ा सा बाहर आया होता है, इसे क्लेविकल कहते हैं, जिसे कॉलर बोन भी कहते हैं। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी जो पार्ट आएगा हमारा पेक्टोरल गिडल में वहाँ पे पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ रिब उधर प्रेजेंट होता है। अगर मेसोस्टर्नम की बात करें तो मेसोस्टर्नम में जो सेकेंड पेयर से 7th पेयर तक जो हमारा रिब्स है वो प्रेजेंट होता है। और हम रिब्स की तरफ आ जाते हैं, तो रिब्स 12 पेयर्स के होते हैं, टोटल 12 पेयर्स होंगे, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होंगे। ये फ्लैट बोन होता है जो कि डॉर्सली मतलब पीछे की साइड डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होंगे और वेंट्रली स्टर्नम से जुड़े होंगे। जो हमारा पहला फर्स्ट से 7th पेयर ऑफ जो रिब्स होते हैं वो डॉर्सली जुड़े होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली जुड़े होते हैं स्टर्नम से, इसलिए उन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है, या फिर इन्हें वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी कहते हैं। वर्टिब्रोस्टर्नल क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हैं और स्टर्नम से जुड़े हैं। अगर हम नेक्स्ट जो 3 पेयर की बात करें 8, 9 और 10 की, तो इनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है, क्योंकि ये वेंट्रल साइड में डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़े होते हैं, लेकिन ये स्टर्नम से नहीं जुड़े होते। ये 7 जो हमारा जो 7th पेयर ऑफ जो हमारा रिब्स होता है उसी के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए, जो 8 नंबर है ये कैसे 7 के साथ जुड़ा हुआ है, 9th भी जुड़ा हुआ है और 10th भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए
तो 10 जुड़ा हुआ है, इसीलिए इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डोर्सल साइड में तो लगे होते हैं वर्टिकल कॉलम से, इसलिए वर्टिब्रो कॉन्ड्रल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो 8, 9 और 10 जो हमारा रिब्स हैं वो 7 नंबर रिब्स से हाइलाइन कार्टिलेज से जुड़े होते हैं, और हाइलाइन कार्टिलेज से ही 1 to 7 जो रिब्स होते हैं वो हमारे स्टर्नम से जुड़े होते हैं हाइलाइन कार्टिलेज से। तो हाइलाइन कार्टिलेज क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो इतना हमने जान लिया। इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, और इसे कहते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। अभी हम आ जाते हैं 11th और 12th रिब्स की तरफ। इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ हमारे डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं, लेकिन ये कहीं भी वेंट्रल साइड में किसी से जुड़े नहीं होते, इसलिए फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। इसलिए इन्हें वर्टिब्रल रिब्स भी कहा जाता है। और ये भी फॉल रिब्स के मतलब फॉल रिब्स के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम जब भी फॉल रिब्स की बात करें तो हम जनरली 3 लेते हैं, लेकिन कभी कभी 5 भी ले जाते हैं। और यही हमारा वर्टिब्रल कॉलम, जो थोरेसिक वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा रिब्स है और स्टर्नम, यही तीनों को मिला के हम रिब केज कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो रिब्स और जो स्टर्नम पार्ट है ख़त्म हो रहा है। अभी हम चलते हैं हमारी जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है वहाँ पे। अभी हम हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन जो टॉपिक है उसमें जाते हैं। तो मैंने बताया था आपको पहले कि 126 बोन्स होते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो ये एपेंडिकुलर स्केलेटन जो होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो हमारा गिडल्स हो जाएगा और एक हमारा लिम्स हो जाएगा। गिडल्स की बात करें तो 2 गिडल्स होते हैं, एक पेक्टोरियल गिडल्स और एक पेल्विक गिडल्स। पेक्टोरियल में स्केपुलर 2 बोन्स होते हैं, क्लेविकल 2 बोन्स होते हैं, और पेल्विक की बात करें तो कोक्सल बोन 2 होते हैं। क्या होता है देखेंगे आगे। लिम्स की बात करें तो लिम्स 4 लिम्स मतलब इसे हैंड कहते हैं, और हैंड लिम्स जो कि लेग में आते हैं। अब एक चीज़ लिखा गया 30 बोन्स इन ईच लिम्ब, मतलब आपके एक ही लिम्ब में, एक ही हाथ में 30 बोन्स हैं, तो 2 हाथ में 60 बोन, और इधर भी 30 बोन्स हैं, मतलब एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, तो आपके जो टोटल जो हाथ पैर मिला के आपके कितने हो गए 60 + 60 120 बोन्स। तो जो 4 लिम्ब है उसमें कुछ पाए जाते हैं, हमारे बोन्स पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल और फेलेंजियस। और हैंड लिम्ब की बात करें तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजियस। तो देखते हैं पहले 4 लिम्ब की बात कर लेते हैं। 4 लिम्ब में जो ह्यूमेरस आता है 1 × 2 क्या लिखा है, ह्यूमेरस एक ही बोन होता है, लेकिन आपके 2 हाथ हैं तो दोनों तरफ ह्यूमेरस होंगे, तो 1 × 2। रेडियस भी 1 × 2, उल्ना भी 1 × 2। कार्पेल की बात करें, कार्पेल क्या होता है, आपका जो रिस्ट होता है, आपका जो रिस्ट होता है ये वाला, इसमें 8 बोन्स होते हैं, तो एक में 8, दूसरे में 8, तो दोनों में कितना होगा 8 × 2 16। मेटाकार्पल्स की बात करें, मेटाकार्पल्स का जो रिस्ट बोन होता है ये वाला, इधर का ये आगे और पीछे ये वाला बोन, तो इधर जो बोन होगा उसे मेटाकार्पल कहा जाता है। जो 5 बोन होता है इसमें 5 × 2, इधर 5, इधर 5, 5 × 2 10 बोन्स उधर हो जाएंगे। फेलेंजेस की बात करें, फेलेंजेस मतलब आपके जो उंगली में जो बोन होते हैं, इधर ये देखिए जो पॉइंट है ये बोन है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इधर 2, कितना हो गए 14 हो गए, इधर 12 हो गए 4 × 3, इधर 2, हाँ इधर 12, इधर 2 14, तो ये सेम 14 × 2, इधर 14 होंगे, इधर 14 होंगे, ये वाले 14 है, तो 14 × 2 कितना हो गए, मतलब 14 × 2 करेंगे तो 28 आएगा। इसको और ऐड करेंगे, एक में 30 जाएगा, दूसरे में 30, 60 टोटल हो जाएगा। ऐसे अगर हिंड लिम्ब की बात करें तो फीमर मतलब जो थाई, आपका थाई है उसको फीमर कहा जाता है। फिर पटेला, पटेला क्या होता है, आपका जो नी कैप होता है, अभी लिखा भी गया होगा, हाँ पटेला क्या होता है देखिए, नी कैप, आपका जो नी है, नी के ऊपर एक कवरिंग टाइप का होता है जो कफ सेप्ट का होता है, कवर द नी वेंट्रली, तो वेंट्रल साइड में आपका नी को कवर करता है। फिर टिबिया, फिब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। तो देखिए टार्सल क्या होता है, टार्सल होता है आपका एंकल बोन, आपके पैर में जो एंकल होता है जो कभी कभी आपका मुड़ भी जाता है, तो उसे हम टार्सल कहते हैं। टार्सल कितना मतलब सब तो एक होता है, फीमर एक होता है, पटेला एक होता है, टिबिया एक होता है, फिब्यूला भी एक होता है। टार्सल जो आपका एंकल बोन होता है वो 7 होता है, उसके अंदर 7 होते हैं, 7 × 2 14। मेटाटार्सल, मेटाटार्सल क्या होता है तो देखते हैं, मेटाटार्सल होता है
जो आपका एंकल और आपके उंगली, जो पैर की उंगली होते हैं, उनके बीच का जो स्पेस होता है उसमें मेटाटार्सल होते हैं, जो कि 5 टो होते हैं एक में, तो दोनों को मिला के 10 हो जाएंगे। और फेलेंजेस मतलब आपकी जो उंगली का पार्ट, पैर के जो उंगली नहीं होते, तो उसमें भी सेम इसके तरफ 14 × 2 होते हैं, 28 बोन्स होते हैं। ये तो हमने कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया। इसके डायग्राम, जिसका डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पहले देख लेते हैं। हाथ का देखते हैं। एक क्लेविकल के बारे में जानेंगे, अभी थोड़ा स्किप करते हैं इसको। स्कैपुला के बारे में भी ये देखिए, ये वाला जो पहला हमारा हाथ का स्टार्टिंग होता है ह्यूमेरस से होता है, फिर आते आते जो 2 बोन्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये वाला हमारा ह्यूमेरस होता है, इधर 2 बोन होते हैं। यहाँ पे हमारा रेडियस होगा, यहाँ पे अल्ना होगा। फिर हमारा ये जो रिस्ट बोन है कार्पेल, फिर ये वाला मेटा कार्पेल, और ये उंगली फेलेंजेस, मैंने आपको बताया था। लेग की बात करें तो आप इतना छोड़ दीजिए, ये इसके ऊपर वाला पार्ट छोड़ दीजिए, ये वाला हमारा जो गेडल्स है उसमें पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे इसमें आएंगे वापस। इसके नीचे वाला देखते हैं। फीमर से आपका पैर स्टार्ट होगा, जो आपका थाई बोन है। थाई बोन लॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, हैवीएस्ट होता है। लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी थाई बोन, जो कि है फीमर। पटेला मैंने आपको बताया था, नी कैप होता है। टीबिया, फिबुला, जैसे हाथ में रेडियस और अल्ना होता है, यहाँ पे टीबिया और फिबुला होता है। फिर देखिए जो ये वाला पार्ट जो एंकल होता है, टार्सल, इसमें जो ये स्टार्टिंग ऑफ जो आपका उंगलियों का स्टार्टिंग होता है उसे मेटाटार्सल, और आपकी जो उंगलियां यहाँ पे होते हैं वो है फेलेंजेस। तो हमने जान लिया, ये आपको याद करना पड़ेगा, मैं इसका कुछ कर नहीं सकता आपको, वो ईजी है, मतलब हो जाएगा याद। अभी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि गिडल्स में आ जाते हैं। तो पहले जो पेक्टोरल गिडल मतलब आपके जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपको शोल्डर बोन कह सकते हैं इसको एक तरह से। यहाँ पे आपका जो कॉलर बोन है ये प्रेजेंट होता है। अगर आप अपने पीठ के पीछे कभी ध्यान दिए होंगे, यहाँ पे पीठ के पीछे आपके अगर एक निकला होगा नोकीला सा बोन जैसा दिखता है, तो उसे हम भी स्कैप्यूला कहते हैं। तो उसके बारे में जानते हैं। जो स्कैप्यूला होता है वो लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होते हैं, जो कि डोर्सल पार्ट ऑफ थोरेक्स बिटवीन 2nd और 7th रिब्स में प्रेजेंट होते हैं। डोर्सल पार्ट जैसे कि पीछे होता है डोर्सल पार्ट, वहाँ प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन 2nd और 7th रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है। स्कैपुला में एक स्लाइटली एलिवेटेड रीच होता है जिसे हम स्पाइन कहते हैं, और इस स्पाइन से एक फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस निकलता है जिसे हम एक्रोमायोन कहते हैं। एक्रोमायोन जो आप यहाँ पे महसूस कर पाएंगे पीछे, वो है एक्रोमायोन। यहाँ देखिए एक डायग्राम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला हमारा एक ट्रायंगुलर शेप का, आपको दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन हम मान लेते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप का आपका हमारा जो स्कैपुला है, और इसके अंदर से निकला है देखिए एक तो जिसे हम एक्रोमायोन कहते हैं। ये बाहर थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, स्लाइटली एक्सपांडेड जो होता है, फ्लैट एक्सपांडेड प्रोसेस, तो एक्रोमायोन कहते हैं। ग्लिनॉइड कैविटी क्या होता है देखेंगे थोड़ा नीचे, और ये देखिए स्पाइन। जो एक्रोमायोन होता है उसी से हमारा निकला होता है क्लेविकल उसी से आर्टिकुलेट क्या रहता है, फिर उससे निकला होता है। ये बहुत ही आसान से एक डायग्राम मैं हैंडमेड आपके लिए बना के लाया हूँ। देखिए ये हमारा हाँ, ये देखिए ये हमारा ट्रायंगल सा हमारा कौन सा बोन हो गया, ये ट्रायंगल बोन हमारा हो गया स्कैपुला हो गया, ठीक है, ये स्कैपुला हो गया। तो स्कैपुला से क्या निकला था? एक्रोमायोन निकला था। एक्रोमायोन थोड़ा सा बाहर निकला होता है, ये एक्रोमायोन है, और इसी एक्रोमायोन से आर्टिकुलेट क्या रहता था, मैंने आपको बताया। इसी एक्रोमायोन से आर्टिकुलेट किया था क्लेविकल क्या है? क्लेविकल ये सामने वाला जो कॉलर बोन है उसे क्लेविकल कहते हैं। ये लॉन्ग और स्लेंडर बोन होते हैं, ठीक है। जो एक्रोमायोन है उसी के ठीक नीचे आपके एनसीईआरटी में लिखा गया था, जो एक्रोमायोन के ठीक नीचे ही प्रेजेंट होता है एक डिप्रेशन मतलब एक होल टाइप का प्रेजेंट होता है, एक सर्कल उसको मान सकते हैं, जो कि होता है ग्लिनॉइड कैविटी, और उसी ग्लिनॉइड कैविटी से निकला होता है आपका ह्यूमेरस। आपका ह्यूमेरस निकला रहता है, और इसी ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमेरस के बीच का जो पार्ट है उसको हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं। तो आपका इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सेम चीज़ लिखा गया, आपका जो पीछे से आपका जो एक्रोमायोन निकला रहता है उसी से आर्टिकुलेट होके आपका क्लेविकल निकला होता है, जो कि कॉलर बोन होता है। फिर एक्रोमायोन के नीचे एक ग्लिनॉइड कैविटी होता है, ग्लिनॉइड कैविटी एक डिप्रेशन होता है, और उसी से हमारा ह्यूमेरस निकला रहता है। ह्यूमेरस क्या होता है? जो हमारा हैंड बोन होता है, हिंड बोन, जो हमारा फोर लिम्ब होता है,
उसके वाला पहला वाला पार्ट, तो ये वाला हमारा ह्यूमरस हो जाएगा। तो हमने इतना जान लिया। अभी देखिए ये वाला डायग्राम में भी थोड़ा क्लियर है। ये देखिए ये स्कैपुला है ट्रायंगल शेप का, यहाँ पे वाला जो आपका एक्रोमायोन है यहाँ से आपका निकला हुआ है क्लेविकल, और उसी के नीचे ग्लिनोइड कैविटी होता है जिससे ह्यूमरस निकला रहता है। इतना हमने जान लिया। यहाँ पे भी सेम डायग्राम दिखाया गया है। अभी हम हमारे पेल्विक गिडल में आ जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था गिडल का काम क्या होता है। गिडल का काम ये होता है कि जो हमारे एक्सियल स्केलेटन है उससे हमारे जो सारे फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब है उसको जोड़ता है। जो पेल्विक गिडल है वो 2 कॉक्सल बोन से मिलकर बना है, और ईच कॉक्सल बोन इज फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। और जो 2 कॉक्सल बोन है वो दोनों में 3 ठो फ्यूज्ड बोन होते हैं जिसका नाम है इलियम, इशियम और प्यूबिस। ये डायग्राम में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। ये देखिए ये वाला डायग्राम में थोड़ा सा शॉर्ट आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा गंदा डायग्राम बना है, थोड़ा संभाल लेना। हाँ, तो ये 2 ठो पेल्विक गिडल, मतलब जो 2 ठो पेल्विक गिडल, जो 2 ठो कॉक्सल बोन है, जो ये दोनों हैं, ये वाला एक ठो है, ये वाला एक, हाँ ये जो इधर का दिखा दे रहा है, ये वाला एक, ये वाला एक, ये 3 पार्ट से बना है। यहाँ पे एक डिवीज़न होता है, ठीक है। ये नीचे वाला को क्या कहते हैं? नीचे वाला को हम ईशियम कहते हैं। जो नीचे वाला जो थोड़ा सा नीचे है उसे ईशियम कहते हैं, ऊपर वाले को इलियम कहते हैं। और एक तो क्या बचा? प्यूबिस। तो ये वाला जो मैंने यहाँ पे डिवीज़न बनाया, ये वाला डिवीज़न, दूसरे कलर ले लेते हैं। हाँ, ये जो डिवीज़न है ये वाला पार्ट जो है ये है प्यूबिस। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक इलियम, एक ईशियम और एक प्यूबिस। और ये तीनों तो फ्यूज्ड हैं, तो ये तीनों को हम एक ही में ले लेते हैं। ये एक ठो पेल्विक गिडल और ये एक ठो पेल्विक गिडल, कॉक्सल बोन कह लेते हैं। एक ठो कॉक्सल बोन, ये वाला एक कॉक्सल बोन, ये वाला एक कॉक्सल बोन। अभी इतना तो हमने जान लिया। अभी हम ये देखते हैं कि जो दोनों जो कॉक्सल बोन है वो जॉइंट होते हैं, और जॉइंट होकर एक फाइब्रस कार्टिलेज स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे हम प्यूबिक सिम्फेसिस कहते हैं। ये बीच में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यह है प्यूबिक सिम्फेसिस। प्यूबिक सिम्फेसिस हो गया। अभी हम एक और चीज़ के बारे में जानते हैं, जो है एसिटाबिलम। एसिटाबिलम कैविटी, वहाँ पे हमने पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था एक ग्लिनोइड कैविटी जो कि डिप्रेशन था जिससे हमारा ह्यूमेरस बाहर निकला था। यहाँ पे भी एक तो है एसिटाबिलम कैविटी जिससे हमारा फीमर बाहर निकलता है। फीमर क्या होता है? हमारा थाई बोन होता है, पहला जो बोन होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट जो होता है वो बाहर निकलता है। तो इसमें भी इतना लिखा था। तो हमने जो पेल्विक गिडल है वो भी समझ लिया, हमने पेक्टोरल गिडल वो समझ लिया, हमने हिंड लिम्ब और जो फोर लिम्ब वो दोनों समझ लिया। अभी हम चलते हैं हमारे जॉइंट्स में। हाँ, जॉइंट्स की बात करें तो आपके एनसीईआरटी में 3 जॉइंट्स दिए गए हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। एक फाइब्रस जॉइंट्स, एक कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, एक साइनोवियल जॉइंट। जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो मूवमेंट अलाउ नहीं करते, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, अभी लिखा है डो नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं वो कम, बहुत माइन्यूट मूवमेंट अलाउ करते हैं, परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट। और जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट अलाउ करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं वो देखते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट अलाउ नहीं करते। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज सोन इन फ्लैट स्कल बोन्स। आपके जो स्कल बोन्स हैं वहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि आपका स्कल बोन्स तो बहुत हार्ड होगा, उसको चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट चाहिए ना। अगर थोड़ा भी हिलता तो आपका ब्रेन के लिए प्रॉब्लम हो जाता, ब्रेन कवर नहीं होता अच्छे से। विच यूज एंड टू एंड विच हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस CT इन द फॉर्म ऑफ स्यूचर्स टू फॉर्म द क्रेनियम। इसलिए क्रेनियम बनाने के लिए आपको फाइब्रस जॉइंट चाहिए ताकि बहुत हार्ड प्रोटेक्टिंग रहे आपके ब्रेन के लिए। अभी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात करें, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम में पाए जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में, ताकि थोड़ा मूवमेंट पॉसिबल हो पाए। द बोन इन्वॉल्व जॉइंट टुगेदर विथ कार्टिलेज से। ये कार्टिलेजिनस जॉइंट क्यों है? क्योंकि ये कार्टिलेज से जॉइंट है। ये एडिशन वर्टिब्रा में पाए जाते हैं और वर्टिब्रल कॉलम में पाए जाते हैं। अभी साइनोवियल जॉइंट्स की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मैक्सिममली साइनोवियल जॉइंट से आते हैं, बाकी दोनों से नहीं आते। तो इसके अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड
फ्लूइड फील्ड होता है, मतलब दो अगर बोन हिल रहे हैं, मतलब दो बोन अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो उनके बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है ताकि वो अच्छे से स्मूथली मूवमेंट कर पाए। साइनोवियल फ्लूइड कैविटी प्रेजेंट होता है बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स, दो बोन के सरफेस के बीच में। सच अरेंजमेंट अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट, मैंने आपको बताया तो साइनोवियल फ्लूइड की वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो कुछ हम ऐसे जानते हैं कि कौन कौन साइनोवियल जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। जो पहला जो है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल। मैंने बताया था ये वाला जो हमारा क्या कहते हैं ह्यूमरस है, यहाँ पे पेक्टोरल गिडल है, दोनों जॉइंट हैं ग्लेनोइड कैविटी से। ये आप कैसे याद करेंगे? जब भी कोई बॉलर बॉल फेंकता है तो कैसे फेंकेगा? वो उसे ऐसे फेंकेगा, बॉल को आगे फेंकेगा, उसका शोल्डर यूज़ होगा। तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, कोई भी बॉल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कोई भी बॉल अगर कोई फेंका तो शोल्डर का यूज़ होगा ना। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में शोल्डर यूज़ होगा जिसमें ह्यूमेरस और पेक्टोरल गिडल आएंगे। हिंज जॉइंट की बात करें, हिंज जॉइंट मतलब अपने दीवार, मतलब दीवार तो नहीं, गेट में देखा होगा तो उससे आगे पीछे करते हैं तो उसके कॉर्नर में एक तो हिंज लगा रहता है, अपने घर में भी देखा होगा। तो हिंज जॉइंट कैसे आगे, मतलब आगे पीछे होता है ना गेट, तो वैसे ही आगे पीछे क्या होता है आपका पैर और आपके हाथ। तो पैर के जो नी जॉइंट है, फिर हाथ के जो एल्बो जॉइंट है उसमें पाए जाते हैं। इसमें एक चीज़ लिखा गया कि देखिए शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट में सेम तरह के जो जॉइंट पाए जाते हैं शोल्डर और हिप में, और आपके एल्बो और नी में भी सेम पाए जाते हैं। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो मैंने तो बताया कि शोल्डर में पाए तो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हिप में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं गया लेकिन पाए जाते हैं। और जो ये वाला जो हिंज जॉइंट है वो नी जॉइंट में तो पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एल्बो जॉइंट में पाए जाते हैं। पाइवट जॉइंट की बात करें तो मैंने आपको बताया था पाइवट जॉइंट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? एटलस और जो एक्सिस के बीच में पाया जाता है ताकि नो मूवमेंट हो पाए। तो ये एटलस एंड एक्सिस कहाँ पे होता है? वर्टिब्रल कॉलम के फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रे में। एक ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट जो बिटवीन द कार्पल्स के बीच होता है। ये आप कैसे याद करेंगे कि सोच लीजिए दो कार हैं, दो कार के बीच कुछ गैप होता है, तो बिटवीन द कार्पल्स, कार से कार्पल्स याद कर लीजिए, और उनके बीच गैप, तो ग्लाइडिंग, जी से गैप, जी से ग्लाइडिंग जॉइंट आपसे आप याद कर सकते हैं। सैडल जॉइंट की बात करते हैं तो ये कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो जो सैडल जॉइंट होता है वो थंब के जो कार्पल और मेटाकार्पल, मैं बताया था कार्पल मतलब जो ये वाला होता है हमारा जो एंकल जो होता है, और मेटाकार्पल मतलब जो रिस्ट का होता है। थंब के कार्पल और मेटाकार्पल में क्या प्रेजेंट होता है? सैडल जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो इसी के साथ हमारा जॉइंट्स भी ख़त्म हो गया। अब हम अपने लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है वो है, नहीं ये तो नहीं, हमारा डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। डिसऑर्डर्स देखते हैं, डिसऑर्डर और मस्कुलर सिस्टम। आपके एनसीईआरटी में दोनों मिला के दे दिए, मैं दोनों अलग अलग कर दिया कि जो मस्कुलर सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर दिए हैं और स्केलेटल सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर दिए हैं। तो मस्कुलर की पहले बात करते हैं। पहला आता है मिस्थेनिया ग्रेविस, फिर आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फिर आता है टिटनी। तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं ये दोनों में, ये पहला और ये सेकंड में। तो मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। डिस्ट्रॉफी मतलब पहला वर्ड DR है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। डिसऑर्डर भी आप डी से याद कर सकते हैं। तो जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, इसमें DR है, देखिए डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, इसका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DDDR है, ऐसे याद कर सकते हैं। और देखिए मिस्थेनिया ग्रेविस, ये होता है ऑटो इम्यून सिस्टम के, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण, तो कोई इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हुआ तो उससे होता है मिस्थेनिया ग्रेविस। इससे क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है उसको इफेक्ट होता है, लीडिंग टू फैटिक, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। अभी हम टेटनी में आ जाते हैं। टेटनी मतलब क्या होता है? अगर आपके बॉडी में कैल्शियम कम हो गया तो आपके जो बॉडी में रैपिड स्पैजम्स होंगे या फिर वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होंगे मसल में, बॉडी फ्लूइड, अगर आपके बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम कम हो गया तो रैपिड स्पैजम या फिर वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होंगे। मतलब क्या होता है, अगर टेटनी हुआ तो आपका हाथ ऐसे जाम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आप कुछ करेंगे नहीं, ऐसे जाम हो जाएगा कोई भी आपका बॉडी का पार्ट, वैसे खुलेगा नहीं। स्पैजम्स होंगे, रैपिड स्पैजम, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, इसलिए इसका नाम वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस पड़ा, अगर बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो।
अभी हम डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। 3 तो इसके भी हैं, एक एरिथ्रिसिस, फिर ऑस्टियोपोरोसिस, फिर एक गॉट। आर्थ्राइटिस की बात करें तो ये इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स के कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। कैसे याद करेंगे, ओ से ओल्ड होगा, याद कर सकते हैं ऐसे। और एज रिलेटेड किस लिए, क्योंकि एज रिलेटेड में ओल्ड भी आते हैं। इसमें बोन मास डिक्रीज होता है और जो फ्रैक्चर्स के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और इसमें एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। कॉमन केसेस में एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। एस्ट्रोजन क्या होता है, जो फीमेल बॉडी में जो हमारा होता है एक तो जिससे एग प्रोड्यूस होता है वो लेवल कम हो जाएंगे। और एक होता है गॉट। गॉट मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। अगर आपके जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा हो जा रहे हैं तो गॉट होने का संभावना बढ़ जाता है। चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। जो ह्यूमन स्केलेटन है जिसमें 206 बोन्स होते हैं, मैं आपके लिए एक तो नॉर्मल सा ये क्या कहते हैं फ्लो चार्ट समझ लीजिए जो लेके आया हूँ। इससे आपको हेल्प होगा कि आपको इतना सारा बोन सब अलग अलग जगह पे है, अब एक साथ सब लिख दिया है ताकि आपको हेल्प हो याद करने में कि कौन सा बोन कहाँ पे था और कितना था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो रहा है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो आएगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वो चैप्टर के लिए वेट कीजिए। आज के लिए इतना, और थैंक यू अगर आप इतना तक लेक्चर को देखें हैं तो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।